सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज बुध की सुबह है और यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी, क्योंकि एक दफ़ा हम देखें तो इस वक्त ज़ाहिर बात है, जब तीसरा दिन आता है तो आप अपने जो यानी मैदान में उतरे तो खेलना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आपकी रूटीन सेट हो जाती है। क्योंकि मंगल यानी मंडे के उस ख्वाब से तो आप निकले होते हैं। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर बात है, एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि भाई एक तनाव इस वक्त चल रहा है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जिस पर थोड़ी बहुत गुफ्तगू करना भी ज़रूरी है। कल मैंने देखा नरेंद्र मोदी साहब यानी परसों उन्होंने एक तकरीर की और उन्होंने बार बार पाकिस्तान के हवाले से कहा कि भैया सिंदूर लगाना अभी बाकी है। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर आप आएँ दोबारा हम सिंदूर लगा लेते हैं। लेकिन जो उनका लबो लहजा था, ज़ाहिर बात है एक हारे हुए शख्स की तरह वो लग रहे थे और वो ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे थे, दो तीन लफ्ज़ अंग्रेज़ी में बोल के, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मेरी दोनों की अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो रट्टा लगा के कहीं ना कहीं लिख के बोल लेते हैं। अब उन्होंने बार बार पाकिस्तान के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए, यकीनन उसका जवाब भी देना ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी साहब, पाकिस्तान अगर आप नेतन्याहू बनने की कोशिश करेंगे तो हम गज़ा वाले नहीं हैं, हम फ़लस्तीन नहीं हैं, हम आपको भरपूर जवाब देंगे और फिर दिन की रोशनी में देंगे, ये ज़रा याद रखिएगा। तो जो आप स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट स्पॉन्सर की बात करते हो, तो मुझे ये बताएं सबसे बड़ा टेररिस्ट आपसे बड़ा कौन हो सकता है? जो मैं नहीं कहता, हम तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे BLA BRA ये सारा कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया है? इंटरनेशनली जो आपके इत्तेहादी हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं? अमेरिका में आपको वार्निंग मिली है, आपको कहा गया है कि आप हमारे मुल्क में जो है दहशतगर्दी का नेटवर्क है आपका, आप बाज नहीं आएंगे तो हम पर बहुत फिर हमें इक़दाम आपके ख़िलाफ़ उठाना पड़ा। और कनाडा ने बात नहीं की है, कनाडा ने आपके साथ सिफारती ताल्लुकात हर महाज पर बंद कर दिए। तो इससे और बड़ी सुबकी क्या हो सकती है? फिर स्पॉन्सर कौन करता है टेररिज्म को? सो बहरहाल नरेंद्र मोदी नेतन्याहू बनने की कोशिश करेंगे तो फिर छतरोल हम अच्छी तरीके से करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज एक ऐसी शख्सियत के हवाले से हम बात करते हैं जिसके हवाले से तारीख़ के पन्नों में यकीनन एक सुनहरा यानी उनके उस बाप में उनका नाम मौजूद है। इसाक अल-कुंदी 801 ईस्वी को कूफा के एक मुअज़्ज़ज़ मुसलमान घराने में पैदा हुए। उनका शुमार इस्लामी दुनिया के औलीन हुक्मा और फ़लसफ़ियों में होता था। अल-कुंदी एक हिमागीर शख्सियत के मालिक थे और उनकी तहकीक का दायराकार भी काफ़ी वसी था। अल-कुंदी फ़लसफ़ियाना मामलात में अरस्तू को मरकज़ी अथॉरिटी समझता था और बाज़ बुनियादी मसाइल पर अरस्तू से इख्तिलाफ़ भी किया करते थे। यही तो खूबसूरती होती है ना कि आप किसी के नज़रियात से जो है कायल भी हों, मायल भी हों और कहीं ना कहीं कई जगहों पर आप इख्तिलाफ़ भी करें और उस इख्तिलाफ़ को जो है सरखम करके तस्लीम भी किया जाए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि दोस्तों, अगर आप पर कोई तनकीद करता है, आपसे कोई इख्तिलाफ़ करता है, इट्स मीन वो आपकी इस्लाह कर रहा है, कहीं ना कहीं आप गलत हैं या वो गलत है, लेकिन खामोशी से उनको सुनिएगा, आगे उसका क्या यानी उसका क्या मौक़िफ़ है। लेकिन बहरहाल वो अरस्तू को मानते भी बहुत थे और उसकी ना मानते भी बहुत थे, ये मामला भी था। अल-कुंदी के नज़रियात फ़लसफ़े के दो अहम पहलू थे। पहला ये कि कायनात अबदी चीज़ नहीं है और दूसरा पहलू कि उन्होंने साबित किया कि खुदा का वजूद एक हकीकत है जो हर चीज़ की मौजूदगी का सबब है। अल-कुंदी ने रियाजी, तिब, फ़लसफ़ा, मौसीकी, तिब और जोग्राफ़िया जैसे जो है उलूम पर आला पाए की किताबें लिखी। उनके फ़लसफ़ाना नज़रियात की वजह से मुतवक्किल अब्बासी जो कि खलीफ़ा वक्त थे उनसे नाराज़ हो गए और उनकी तमाम कुतुब ज़ब्त कर ली, ताहम बाद में उन्हें वापस कर दी गई। अल-कुंदी ने रियाजी पर बहुत काम किया और यानी हिंदुस्तानी नंबरों पर मखलूतात नंबरों के अहम आहंगी, लकीरों और ज़रब के साथ नंबरों की तरतीब, मुतालिका मक़दार तनासुब और वक्त की पैमाइश जो है, आददी तरीक़ाकार और मनसूखी शामिल है। उन्होंने खला की वस्त और वक्त पर भी बहुत कुछ लिखा। अल-कुंदी की तसानीफ़ 241 किताबों पर मुश्तमिल है, जिनमें इल्म, फ़ल्कियात, रियाजी, ज्योमेट्री, तिब, फ़िज़िक्स, फ़लसफ़ा, मंतक, नफ्सियात और मौसीकी काबिल ज़िक्र है। उस दौर में उलूम की बहाली, साइंस और फ़लसफ़े की तरक्की में अल-कुंदी का नुमाया किरदार है। कार्डोलो ने अल-कुंदी को अजीम ज़हीनों में से एक करार दिया।
हकीकत में उसके काम जो है वो सदियों मुख्तलिफ मज़ामीन ख़ास तौर फ़िज़िक्स और रियाजी की तरक्की का बायस बने। अलकुंदी ने 73 साल की उम्र पाई और 1873 को वो इस दुनिया से कूच कर गए। लेकिन आप देखें कि उस ज़माने में इतनी तरक्की करना और ख़ासकर साइंस और फ़लसफ़ा और फिर इन सारी चीज़ों पर मुख्तलिफ़ किस्म की इजादात, थ्योरी लिखना, ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने लिखा और यही वजह है कि आज हम इस सदी में बैठ के भी उनको याद कर रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सच सवेरे की मुख्तलिफ स्टोरियाँ। सच सवेरा का डेली डोज। आगे चलते हैं और चीन की कंपनी जो है फूशान संशोही स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी ने 51,725 ताश के जो पत्ते हैं उनको डोमेनो अंदाज में गिराकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। चीन के जनूब मगरब में शंघाई के करीब जंशी नामी एक कस्बे में एक बुजुर्ग हुआंग पिंग ने अपने घर को छोड़ने से इनकार किया, जिसकी वजह से हुकूमत ने अपना नक्शा बदलकर उनके घर के अतराफ से हाईवे गुजारना पड़ा। हुआंग पिंग ने एतराफ़ किया कि उन्हें हुकूमत की जानिब से मुआवजे की पेशकश कबूल ना करने पर पछतावा ज़रूर है, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपने घर में रहने का ही इंतखाब किया है। अब आप देखें, स्क्रीन पर भी आप देखें कि बिल्कुल दो हाईवेज़ के बीचों बीच इसका घर है और उन्होंने इसको बचा लिया। हमारे यहाँ होता तो डंडा लेके जाते और पिटाई करके किस्सा ख़त्म कर लेते। अब मामला कुछ यूँ है कि हाईवे अथॉरिटी ने उसके घर के अतराफ़ में हाईवे तामीर कर दी, आइंदा बाहर में ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। हाईवे पर जारी काम जो है शोर शराबे और धूल मट्टी से महफूज रहने के लिए हुआंग पिंग अपने 11 बरस के पोते के हमरा दिन के औकात कस्बे के मरकज़ में गुजारते हैं। दोनों दादा पोता शाम को इस वक्त घर लौटते हैं जब हाईवे पर काम बंद हो जाता है। हुआंग पिंग अब फिक्र उसको लाक होगी कि जब हाईवे फ़ाल हो जाएगा तो शोर शराबा जो है मुस्तकबिल में ज़्यादा हो जाएगा। वैसे बहरहाल जारी बात है, इसने थोड़ी बहुत तो नहीं, ज़्यादा बेवकूफ़ी से काम लिया है। थोड़े बहुत पैसे ले लेते तो कम से कम इस शोर शराबे से जान छूटती, लेकिन नहीं सोचा। ईरान खासकर हमारी कोशिश होती है नौजवानों से, क्योंकि एक तरफ तो अगर हम देखें इस वक्त मुश्किलात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी ज़्यादा सर उठाने लगी, जिसकी वजह से हर तरफ परेशानी और परेशानी क्यों ना होगी, हर चीज़ इतनी महंगी, ज़रूरियात ज़िंदगी काफ़ी जो है उसकी ज़रूरत भी बढ़ चुकी है। लेकिन मसाइल क्या हैं, माली मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। अब एक तरफ तो देखें जो जॉब की जो है हम देखते हैं, यानी आप ये भी देख सकते हैं कि जॉब में बिल्कुल उसी तरह यानी अगर आप देखें, आप जाते हैं CV उठाते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे जॉब मिलना इंतहाई मुश्किल हो गया है। मैं बहुत सारे नौजवानों को देखता हूँ कि जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ की हैं, लेकिन वहाँ पर मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो भाई वहाँ पर जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई साहब फ़लाँ एक्सपीरियंस आपके पास है, फ़लाँ एक्सपीरियंस आपके पास है। तो ऐसे में जो है आपको पता चलता है कि भाई हाँ, एक्सपीरियंस यानी डिग्री तो चलो एक ज़रिया थी एंट्री मारने के लिए, कुंजी साबित हुई, लेकिन आगे जाके काम जो करना है वो एक्सपीरियंस नहीं करना है। तो एक्सपीरियंस के लिए फिर आपको पता है कि फिर आप सोचते हैं कि हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए था ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, क्योंकि नौजवान आजकल के एक तरफ तो इस सोच में भी होता है, एक अच्छी सोच भी है कि काम कम मुद्दत में और ज़्यादा हो, काम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यकीनन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि भाई आप कोशिश करें कि अगर आप यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म में है, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो साथ साथ पार्ट टाइम ना कुछ स्किल की तरफ जाया करें। मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल मार्केट में आ गई हैं। फिर आप देखें, आपको अब क्लासेस लेने के लिए बाहर तक वुदू भी नहीं करनी पड़ती, आप जाएं, ऑनलाइन क्लासेस आ जाती हैं। ऐसी क्लासेस हैं जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन बड़े बड़े बिज़नेसों में, बड़े बड़े ऐसे कामों में आप हाथ बटा सकते हैं। और ऐसे मैं तो कई ऐसे नौजवानों को देखता हूँ, ऐसे यानी मैंने मैट्रिक के बच्चे देखे हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ़ ऑनलाइन बिज़नेस में इतने एक्टिव हो चुके हैं कि वो अपने घरों का जो है पूरा बोझ वो अपने नाजुक कंधों पर उठा रहे हैं। तो इट्स मीन कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, और आपको पता है क्योंकि मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं, आपको पता है कि वालिद साहब बड़ी मुश्किल से फ़ीस आप इकट्ठी करके यूनिवर्सिटी में हर सेमेस्टर के फ़ीस वो देते हैं, कितना मुश्किल होता है, ये कोई आसान काम नहीं होता है। माँ बाप कितनी तगवदू करते हैं, इसीलिए बच्चों को जो है उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी चाहिए। और जब आप कम उम्र में ज़िम्मेदारी लेते हैं तो यकीन माने आप जैसे जैसे
मैच्योरिटी की लाइन क्रॉस करते हैं, आप मज़ीद एक तो वक्त के साथ साथ आप बड़े मैच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। और वैसे मुझे ना एक बड़े बिजनेसमैन से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चे को ये नहीं कहा कि आप एमबीए कर लो, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ। तो मैंने बिज़नेस कैसे सीखा, मैंने उसको एक दिन मैं लेके गया राजा बाज़ार। वहाँ पर मैंने उनको बिठाया एक शख्स के साथ, मैंने कहा कि यहाँ पे आप सीखो क्या है बिज़नेस, कैसे होता है, घाटा कैसे होता है, मुनाफा कैसे होता है, सारी चीज़ों पर गौर करो। तो कहते हैं कि कम से कम बच्चे को 5 से 6 महीने मैंने उधर ट्रेनिंग कराई, और जब बच्चा वहाँ से आया तो उसने कहा कि वाकई मुझे प्रैक्टिकली जो कुछ सीखना पड़ा, यानी मुझे उस डिग्री से ज़्यादा जो प्रैक्टिकली सीखने का पड़ा इस 6 महीनों में, शायद मैं 4-5 साल और भी लगाता। मैं ये नहीं कहता कि डिग्री अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमेशा स्किल बेस्ड एजुकेशन जो होती है वो आपके कई रास्ते जो है हमवार कर दे। अब मैं बाहर थोड़ा सा रहा हूँ, बाहर ये होता था कि जो दीगर ऐसे लोग जो आते थे जिनके पास कोई स्किल नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, उसमें मसला ये होता था कि बेचारे या तो किसी ऐसी जगह में ट्रक खाली करते थे, या किसी जगह में बेलचा उठा के काम करते थे, मजदूरी क्या करते थे, या किसी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में जो है वो अपना काम करते थे। और बड़ी मुश्किल होती है धूप में खड़े होना, बर्दाश्त करना, और फिर ज़ाहिर बात है कि आप एक मज़दूर की तरह, कभी जब आपने सोचा नहीं होता है कि जिस घर में आप उठक बैठक आपकी होती, जिस तरीके से नाज व नखरे आपके उठाए जाते हैं, माँ आपके खाना कहीं ना कहीं टेबल तक ले आती है, बहन आपका ख्याल रखती है, वालिद साहब से थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर सारी जिम्मेदारी आपकी खुद आ जाती है, क्योंकि आपने एक तरफ तो कंस्ट्रक्शन का काम करने या कोई और ऐसा मेहनत का काम करना है, लेकिन दूसरे ने आपको वापसी पे अपने जहाँ पे आपकी रिहाइश होती है वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि आप अकेले में एक जगह ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि महंगाई गल्फ़ कंट्री में बहुत ज़्यादा होती है, रिहायशी फ्लैट जितने भी फ्लैट्स हैं वो इंतहाई महंगे होते हैं। वहाँ पर जब आप आते हैं तो फिर एक टेंशन से ख़त्म, तो दूसरी टेंशन ये होती है कि खाना कैसे बनाना है, साफ़ सुथराई, क्योंकि पहले आपने नंबर रखे होते हैं। तो उसके के बजाय जो नौजवान स्किल बेस्ड एजुकेशन के साथ जाते हैं, यानी वो चीज़ जिनके पास थोड़े बहुत स्किल होते हैं, मैंने वो नौजवानों को भी देखा कि जैसे आए और 10 दिन ना लगे, 5 दिन ना लगे और उन्हें काम पे लग गए। किसी ने मोबाइल शॉप में काम शुरू किया, किसी ने मोटरसाइकिल जो है ठीक कराने के दुकानों में मिस्त्री का काम शुरू किया, किसी गाड़ी में जो कोई चले गया, कोई जो शेफ़ था, खाने मज़े के बना सकता था, जिन्होंने सीखा था सब कुछ, वो जाके शेफ़ बना। इसी तरह जो मुख्तलिफ स्किल थे उनको उन्होंने यूटिलाइज़ किया, और फिर वजह क्या हुई कि उनके अच्छी सैलरी के साथ साथ एक अच्छी रिहाइश, और अगर रिहाइश ना भी मिली, किसी दोस्तों के साथ अपने आप को एडजस्ट किया, लेकिन वो तकलीफ़, वो मुश्किलात, वो मसाइल उनकी लाइफ में नहीं आए जो एक बग़ैर स्किल के नौजवान जब बाहर जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें, आपके पास वक्त है। आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अच्छी चीज़ें निकाली हैं भाई, अच्छे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपको बाकायदा मुआवजा भी दिया जाता है, बाकायदा आपको दावत भी दी जाती है, बाकायदा आपको कहा भी जाता है कि आप सीखें। और जब आप सीखते हैं तो आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, ख़ासकर सऊदी अरब में, इस वक्त बहुत बड़ी सतह पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन की भी ज़रूरत है, प्लम्बर की भी ज़रूरत है, दीगर जो सिविल इंजीनियर हैं उनकी भी ज़रूरत है, आपके पास कोई डिप्लोमा है तब भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो यकीनन आपका फ़ायदा क्या होता है, जब आप जाते हैं तो आपको ये तकलीफ़ नहीं होती जो आम दूसरे नौजवानों को होती है, तो वक्त भी बच जाता है कहीं ना कहीं, और आपके अंदर जो स्टेमिना है, आपकी जो अंदर एनर्जी है, वो भी काफ़ी उसकी बचत होती है। तो ये सिचुएशन जब जारी रहती है तो आप उस स्ट्रगल में बहुत कुछ कमा भी लेते हैं। अब आप देखें, कंपैरिजन कर लेते हैं, जो लोग किसी के पास स्किल थी, किसी ने कुछ सीखा, कोई जो है यहाँ से कुछ सीख कर चला गया, तो यकीन माने आज वो कहाँ है। और फिर जो मैंने आपको बात की कि डिमांड दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल बेस्ड एजुकेशन के हवाले से। सो एक तरफ तो अगर हम देखें कि पाकिस्तान में आपको पता है कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, नौजवान बहुत कुछ जो है वो कर भी सकते हैं, और अगर हम देखें उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी काबिलियत है कि उस काबिलियत की वजह से जो है वो
यकीन माने पूरी दुनिया में अपने आप को आजमा भी सकते हैं। तो इस वक्त जो ख़ास कर नौजवानों के लिए हम बात करते हैं कि भाई सब क्या क्या ऐसी ज़रूरत हो सकती, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती, कौन कौन सा स्किल है जो ज़्यादा फ़ायदा जो है आपको दुनिया में दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में आपको दे सकते हैं। तो वो ज़रूरी है कि एक तो मेंशन हो। फिर बड़ी चीज़ आपके पास, एक तरफ तो आपके पास टीवी है, टीवी पर वो मेहमान, बड़े खूबसूरत मेहमान जो अपने तजुर्बे से आपके सामने बहुत कुछ रखते हैं, या फिर आपके पास सोशल मीडिया है, थ्रू यूट्यूब आपको बहुत सारे कंसल्ट मिल जाते हैं, वहाँ पे अच्छी कंसल्टेंसी मिल जाती है। इसी तरह आप मुख्तलिफ़ दफातर में जाते हैं, मुख्तलिफ़ ऐसे दफातर बने हैं जहाँ पर कैरियर काउंसलिंग भी की जाती है। तो अब ये चीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपको ये परेशानी नहीं होती है जब आपकी कहीं ना कहीं लगन होती है कि आप जो है आप यानी कहाँ पे काम करते हैं, यानी आपने क्या करना है करियर में, फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में, इन सारी चीज़ों के हवाले से जो है आपके पास मौक़े बहुत हैं और मौक़ों से आप फ़ायदा भी बहुत उठा सकते हैं। ख़ासकर जो है ये यूथ को कैसे प्रोफेशनल बनाया जा सकता है और नौजवानों का इस माशरे में, इस मुल्क में उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान इम्तियाज़ अली साहब मौजूद हैं। सर गुड मॉर्निंग इम्तियाज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया जी आपने वक्त दिया। इम्तियाज़ साहब, जो हम ख़ास कर बात कर रहे हैं नौजवानों के हवाले से, नौजवान जो है ज़ाहिर बात है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान यानी दुनिया भर में हम इस चीज़ में बड़े खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं कि हमारे पास नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो नौजवान भटके हैं या उनको राय रास्त पर लाने के लिए उसी तरह पॉलिसियाँ जो है नहीं बनाई गई है। क्या कहते हैं आप इस पे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि उसके पास 63% या इससे भी ज़्यादा नौजवान हैं। और दूसरी बात बड़ी अच्छी होगी वो ये है कि हमारे पास 100+ यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनकी वजह से हमारे पास हर तरह का क्वालिफाइड बंदा जो है वो अवेलेबल है। इशू जो आ रहा है वो ये है कि हमारे पास एक ऐसी पॉलिसी नहीं बन पा रही है जिसकी वजह से हम नौजवानों को चैनलाइज कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, कुछ और भी हमारे रीजन के मुल्क हैं। उन्होंने बाकायदा से अपने लोगों के लिए फ़ॉरेन जॉब्स को तलाश किया है और उस हिसाब से लोगों को ट्रेन किया है, तो वो हर तरह की सर्विस के लिए अवेलेबल हैं और उनके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूं, जब मेरा बाय प्रोफेशन आई एम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल। तो जब मैं पाकिस्तान में आया 2010 में, तो उस वक्त दुनिया में पाकिस्तानी कोई एक भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का मैनेजर नहीं था किसी जगह भी। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ा हमारे पास हमने यहाँ काम शुरू किया, तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो प्रोफेशनल यंग इंजीनियर्स भी और ग्रेजुएट भी रेडी किए। तो इस वक्त आपको बताऊं कि आयोश जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, उसकी जो मिडल ईस्ट की का चैप्टर है, उसका प्रेसिडेंट पिछले 4 साल से पाकिस्तानी मंतखब होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल जो हैं वो मिडल ईस्ट में मौजूद हैं जो उसको वोट करते हैं, वरना इससे पहले ये डोमिनेंस जो है वो इंडियंस के पास थी या इजिप्शियंस के पास थी। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है हर फील्ड में। सर पहले तो आपके जो तजुर्बे उससे फ़ायदा भी उठाएंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आपसे सीखेंगे, लेकिन अभी मैंने जो शुरुआत की बात की कि मिडल ईस्ट में आपने वक्त गुजारा है, नौजवानों को ख़ासकर बग़ैर स्किल के जब जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि जो शख्स वहाँ पे रहा हो, प्रैक्टिकली चीज़ें देखी हूँ, वो किस मसाइल का शिकार होते हैं, जो स्किल के साथ जाते हैं, मुख्तलिफ़ स्किल सीख के जाते हैं, उनको क्या आसानियाँ होती हैं? देखें, एक बुनियादी तौर पर याद रखें कि स्किल की रिस्पेक्ट है। स्किल में अच्छे जॉब्स और अच्छी सैलरीज़ हैं। नॉन स्किल जब बंदा जाता है तो एक तो वो एक्सप्लॉइट होता है, क्योंकि उसके पास स्किल नहीं होती, तो वो यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करके जाता है
तो वहाँ पहुँचता है तो वो देखते हैं इसके पास तो प्रॉपर स्किल नहीं है, तो वो उसकी सैलरी को कम कर देते हैं। अच्छा। उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी उससे काम भी ज़्यादा लेंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे। लेकिन अगर स्किल्ड है, मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं जब यहाँ से गया तो मेरे घर से लेके एयरपोर्ट तक टैक्सी फेयर, मेरे सारे होटलिंग, मेरे सारे एक्सपेंस जो हैं वहाँ पहुँचने तक, वहाँ के 5 स्टार होटल के स्टे तक, सारे मेरी ऑर्गेनाइजेशन बेयर कर रही थी। हाँ। ठीक है। तो उसमें हर तरह के जो स्किल्ड लोग जब जाते हैं, जब वो एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो हमारे लोगों की डिमांड है। हमारे जो टेक्निकल लोग हैं किसी भी फील्ड में, वो सेकंड टू नन है। आपको मैं ये बता दूं कि हमारा जो कंपटीटर्स हैं वो यूरोप भी अब हमारा कंपटीटर नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में हम उनसे बहुत अच्छे और आगे जा रहे होते हैं। लेकिन ज़रूरत इसी बात की है कि हम कंटिन्यूसली ऐसे लोग प्रोड्यूस करें जो आगे जाके हमारा वो आगे जाके मुल्क का भी नाम बनाए और अपने लिए अर्निंग करें ना जी। अच्छा सर, एक और चीज़, ज़ाहिर बात है कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अपने से 10 साल बड़े दोस्तों के साथ बैठें, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बुज़ुर्गों के साथ बैठें, बड़ों के साथ बैठें, तो उससे उनकी ज़िंदगी में जो तजुर्बात, उन्होंने जो मुश्किलात देखी हैं, उनके तजुर्बात से आपको ये फ़ायदा होगा कि उन मुश्किलात से आप बचेंगे। आपके तजुर्बे से ज़ाहिर बात है हमने भी फ़ायदा उठाना है, नौजवानों ने भी फ़ायदा उठाना है। सर, एक नौजवान जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और आपको पता है आप भी माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, फिर जाके वहाँ से निकले, आगे की तरफ दुनिया में गए। नौजवान यूनिवर्सिटी में एक अलग सोच होती है, एक अलग ख्वाबों में एक दुनिया होती है। फिर आप सोचते हैं कि शायद डिग्री लेके मैं बड़े बड़े अफसर में बन जाऊँगा, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक दरवाज़ा खटखटाना, चौकीदार की डांट, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। सर, क्या कहते हैं, ड्यूरिंग अ ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग अ मास्टर, आप स्किल की तरफ अगर जाते हैं, थोड़ा सा वक्त निकालते हैं, अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी आ गई हैं जी, तो कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? मैं एक बात और आपको बताऊं कि ये जो आपने बात की है स्किल्स और उनके फ़ायदे उठाने की, तो ये कोई 30 साल पुरानी बात है कि मैं एयरलाइन में सफ़र कर रहा था तो एक मैगज़ीन मेरे हाथ में आया और उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि प्रिंस चार्ल्स ने यूके में एक अदारा कायम किया है जिसमें उन्होंने रिटायर्ड लोगों को जमा किया है, जिनमें डॉक्टर्स थे, प्रोफेशनल इंजीनियर्स थे, हर तरह के रिटायर्ड लोगों को। और उन्होंने कहा जी कि ये हमारे रिटायर्ड लोग हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, इनसे अगर कोई नेशन, कोई कौम, कोई अदारा फ़ायदा उठाना चाहता है तो ये लोग हमारे पास अवेलेबल हैं। आप इनको आने और जाने के एक्सपेंस देंगे, ये आपके पास आएंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके 2 फ़ायदे उन्हें हुए। एक ये फ़ायदा हुआ कि उनके जो रिटायर्ड लोग हैं वो बजाय इसके कि घरों में चले जाएं और स्टैगनेंट हो जाएं और बीमार हो जाएं, उसके मुकाबले में वो उनकी एक्सपर्टीज़ से दुनिया ने फ़ायदा उठाया। इसी को माइंड में रखते हुए मैं 2010 में यहाँ वापस आया तो हमने ये कोशिश की कि एक अदारा बना लिया जाए। 2006 में मैंने उस अदारे की बुनियाद रख दी थी, वापस मैं 10 में आया हूँ। तो हमने कहा जी कि जो रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे साथ आके मिलें और हम ऐड वैल्यू टू पाकिस्तानी एजुकेशन, ये हमने इस मोटिव के तहत अपना एक अदारा शुरू किया, ऐड वैल्यू टू पाकिस्तानी एजुकेशन। ठीक है। जो एजुकेशन हमारी है उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल काम की स्किल्स देते हैं। तो हमने हर तरह के स्किल्स के लोग जमा किए और हम स्किल्स दे रहे हैं। पिछले कई अरसे से हमारे पास हज़ारों लोग जो हैं उन्होंने सीखा है। जी हाँ, बिल्कुल सीखा है। और सर, इस तरफ आते हैं, ये जो अगर हम देखें पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, ज़ाहिर बात है इसके हवाले से भी मुख्तलिफ़ किस्म की डिप्लोमास भी आए हुए हैं। फिर आपको बाकायदा प्रोफेशनली आपको इस काबिल बना दिया जाता है कि मिडल ईस्ट में, ख़ासकर इन इलाकों में आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, वो भी इज़्ज़त के साथ। सो मुझे बताइए सर कि इसका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं, फिर नौजवानों को इस तरफ कैसे माइल किया जा सकता है? देखें, मैं एक और बात, अब पेट्रोलियम की बात हुई है तो मैं आपको बताऊं कि इसमें 100+ टाइप के एक्सपर्टीज़ इन्वॉल्व होती है। एक एक्सपर्टीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, मोर देन 100 एक्सपर्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, राइट फ्रॉम एक्सप्लोरेशन से लेके टू द मार्केट तक, और उसके आगे जो फर्दर प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी मार्केट्स और उनको कस्टमर तक पहुंचाने में 100+ स्किल्स यूज़ होती हैं। दैट मीन्स वहाँ पर हमें
कंप्यूटर के माहिर भी ज़रूरत पड़ते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत भी पड़ती है, तो केमिकल्स की, मैकेनिकल यानी ये इंजीनियर्स इतना की, वसी वो है। बहुत बड़ा फील्ड है। और एक अच्छा। और बात हमने जी, फोकस करके बात की है मिडल ईस्ट। हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो नॉर्वे चले गए अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए, और वापस आए तो उन्होंने मुझे ये बताया कि नॉर्वे के जो कंपनीज़ हैं वो शिकवा करती हैं कि पाकिस्तानी जो नेशन है वो हमारी तरफ नहीं आती है जॉब्स के लिए, जबकि हम जो हैं वो नॉर्थ सी के बड़े ऑयल प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, तो हम यानी पाकिस्तान, ये वो गिला कर रहे हैं हाँ, आपसे, कि और एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी मंडी है। मैन हाँ। पावर हमारी तरफ आती नहीं है, हमारे पास हमें इन्हें हंट करने के लिए क्या करें हम, वो मुझे बता रहे थे। तो बहुत सारी जगह हैं, नॉर्वे हैं, कनाडा नॉर्थ है पूरा, इसलिए कि वहाँ एक एनवायरनमेंट ऐसी है चिली के लोग वहाँ, जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पसंद नहीं करते लेकिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। एग्जैक्टली, वो तो ये काम करते नहीं है। इसी तरह जो हमारा ये सेंट्रल एशिया है, जहाँ से ऑयल बेसिकली स्टार्ट हुआ है, बाकू वाज द रीजन जहाँ से ऑयल का एक इनिशियल हज़ारों साल पहले ऑयल की डिस्कवरीज हुई। उस रीजन में हर तरफ ऑयल के सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगले कम से कम 30-40 साल तक ये अपॉर्चुनिटीज़ रहनी है। 30-40 साल तक रहनी है। इसलिए कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो अगले 10 साल में ऑयल को रिप्लेस कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं। अच्छा सर, जो आपने अब बात की यहाँ पे, आपने जो फरमाया कि ये बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें फलां चीज़ें, लेकिन सर आपको पता है कि एक तरफ तो हमारे यहाँ अब जो नौजवान है वो थोड़ा सा नहीं बल्कि शॉर्टकट भी चाहता है, वो जल्दी कमाना भी चाहता है, फिर अगर उसका वो भी देखें तो मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बेरोज़गारी की शरह भी बढ़ चुकी है, महंगाई की शरह भी ज़्यादा हो चुकी है। तो सर आपकी फील्ड के मुताबिक हम चाहते हैं कि उससे तजुर्बा हासिल किया जाए। क्या आपको लगता है कि ऐसे कोर्सेज़ भी हैं या ऐसी चीज़ भी है जिससे आप शॉर्टली भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, या उसमें कोई इम्पोर्टेंट खासकर अहम नोयत की कोई फील्ड इसमें मौजूद है जिससे ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं, बेशक उसमें ज़्यादा टाइम लगे, जो मैं पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर रहा हूँ? देखें, एक मैं बात बताता हूँ, बहुत कम वक्त में जो काम किया जा सकता है वो ये है कि आजकल जो बड़ी डिमांड है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की एक्सपर्टीज़ की डिमांड है। जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है या ऑयल एंड गैस है या कोई भी हैं, उनमें बड़ा मेजर रोल जो है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का है। अच्छा। क्योंकि जब SDGs बने थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बने थे, ठीक है, दुनिया में यूनाइटेड नेशन ने सब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, और एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी, इम्तियाज़ सब हमारे साथ हैं और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, उनका तजुर्बा जो है उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर, जो बात हम कर रहे थे कि भाई आपने स्किल के हवाले से बात की कि शॉर्टली अगर हो सकती है तो मेडिकल से रिलेटेड कुछ आप फरमा रहे थे। नहीं, मेडिकल रिलेटेड नहीं, मैं कह सेफ्टी रहा के था बारे में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक, हाँ, जो है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक आदमी ने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है या डिप्लोमा किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, अगर वो अपने साथ कुछ 2 महीने 3 महीने लगा के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को ऐड करेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। मैं इसमें एक और बात बताऊंगा आपको कि हमारे पास एक कोर्स है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट जो है ये केमिकल इंजीनियर्स के लिए मस्ट है। अगर उन्हें नहीं आता होगा तो वो किसी न किसी जगह अपने काम में फंस जाएंगे, तो मुश्किल में चले जाएंगे। लेकिन अगर ये उनके पास लर्निंग होगी तो वो अपनी डिबॉटलनेक कर सकेंगे, अपने प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, 2 हफ्ते में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है और ये एक शॉर्ट कोर्स है। इसी तरह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में जो है, अगर कोई ड्रिलिंग में जाना चाहता है तो ऑयल वेल ड्रिलिंग सेफ्टी जो है IADC जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है, और मैं उसका ऑन शोर ऑफ शोर के लिए दोनों के लिए अप्रूव ट्रेनिंग प्रोवाइडर हूँ। वो जो है वो अगेन
1 वीक की ट्रेनिंग है और उसके बाद उसका छोटा सा एग्ज़ाम है और वो एक वैल्यू ऐड होता है ऑयल एंड गैस में, ड्रिलिंग में अगर कोई जाना चाहता है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो ऑयल ऑपरेशंस को, ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस को सीख लेगा। 2 वीक्स की ट्रेनिंग है, तो उसके साथ वो किसी भी ऑयल कंपनी में जाएगा तो उसके सीवी में एक वैल्यू एडिशन हो चुका होगा कि मैंने ये सीखा है। मैं इस फील्ड का जानने वाला हूँ, ज़बरदस्त। मेरे पास जानकारी है, मैं इस फील्ड को समझता हूँ। वरना तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो कहेंगे हमें तो वो चाहिए जिसको ये पता हो, और जिसको ये पता होगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी होगी, है। हाँ। इसी तरह जो उससे कम लोग पढ़े लिखे लोग भी हैं उनके लिए भी हमने एक नया सेटअप स्टार्ट किया है, जिसमें हम जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, रेजिडेंशियल इलेक्ट्रीशियंस के, कमर्शियल इलेक्ट्रीशियंस के, इसी तरह इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस के कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं। 2 महीने में इंशाल्लाह बहुत फुल अपनी जगह पर माहिर होगा। बुनियादी तौर पर मैंने मिडिल ईस्ट में एक और चीज़ देखी, पाकिस्तान के लोग जाते हैं, वेल्डिंग जानते हैं, पाइप फिटिंग जानते हैं, लेकिन ड्राइंग पढ़ना नहीं जानते। अच्छा। ड्राइंग उनके हाथ में आ जाए तो वो उसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम तो यहाँ लोकल काम करते हैं। तो लोकल काम में हमें काम तो आता होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेटअप में, कमर्शियल सेटअप में बिल्डिंग्स की ड्राइंग्स होती हैं। अब जैसे आपकी ये बिल्डिंग है, अब इसकी हर पाइपिंग की ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है। अब इस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को अगर वो नहीं जानता है, अच्छा, तो वो ढूंढता रहेगा, मुश्किल होगी उसको, ढूंढता रहेगा कि कहाँ से सर्किट में मैं किधर से क्या स्टार्ट लूँ या क्या करूँ। तो किसी बंदे की उससे ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वो ड्राइंग पढ़ना जानेगा तो वो इमीडिएटली किसी भी जगह जाकर वो अपने आप को फिट इन कर देगा। हम ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास जैसे HVAC है, इसके एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ठीक है। हम हर तरह की जो मशीनरी यूज़ हो रही है दुनिया भर में एयर कंडीशनिंग के लिए, बड़े सेटअप इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल या कमर्शियल, हम उनके मुताबिक उनको ट्रेन करते हैं कि डे 1 जाए तो जी बिल्कुल हमारा बस। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जो बता रहे हैं, यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि टाइम की कमी भी होती है। लोग, आप जैसे आपने फरमाया कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रीशियन जो बाहर भी काम करते हैं, लेकिन उनको ट्रेन ऐसे कर लेते हैं कि वो बाहर दुनिया में जाके भी बहुत कुछ अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। अब जो इस वक्त आपको नौजवान देख रहे हैं सर, आपका इंस्टीट्यूट जो है उसमें कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिप्लोमाज हैं, या 3 मंथ 2 मंथ ऐसे कौन से स्किल आप सिखाते हैं कि उसमें ड्यूरेशन क्या होती है, और उस ड्यूरेशन के बाद आपको लगता है कि यस वो बंदा अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है? तो मैं चाहता हूं कि उस पर भी थोड़ी सी आप बात कर लें। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि बुनियादी तौर पर 1 डे से लेके, ठीक है, 1 डे से लेके 3 मंथ तक के हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं एंड ट्रेनिंग्स हैं। 1 डे की स्किल है, जैसे रिगर्स जाते हैं, क्रेन के उनको ऑपरेट करवाने वाले। अच्छा, क्रेन को ऑपरेट करवाना होता है 1 डे में। 1 डे रिगर लेवल 3 हम उसको सिखा देते हैं प्रॉपरली। और यहाँ जो एजेंट्स हैं जो फॉरेन क्या नाम है भेजते हैं बाहर, जो नौजवानों को, जो पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं, अदारे बने हुए हैं जो कि रिक्रूटमेंट करते हैं इंटरनेशनल, वो हमारे पास भेजते हैं लोगों को कि हमारे पास डिमांड आ गई है, ये 8 बंदे 10 बंदे आ रहे हैं, आप इन्हें रिगर लेवल 3 का ट्रेनिंग करवा दें। हम करवा देते हैं। ज़बरदस्त। कई दफ़ा सऊदी अरब से या किसी और कंट्री से हमें कॉल आती है कि आप हमारे रिगर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान की अपनी कंपनी से, ऑयल एंड गैस की कंपनी से, पावर जनरेशन की कंपनी से, और बहुत सारी कंपनी से भी हमें डिमांड आती है कि हमारे ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इनके लिए ये आप जो है ना ये 1 डे का ट्रेनिंग करवा दें। यूनिवर्सिटीज़ हमें कॉल करती हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी हैं,
यूईटी पेशावर हैं, इसी तरह नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, इसी तरह फर्टिलाइजर एनएफसी एंड फर्टिलाइज़र की यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में। ये हमें कॉल करते हैं, यानी आपको कॉल करती है कि इतने नौजवानों को ट्रेन कराना, ये सब हम कुछ? हम उनके पास जाते हैं और उनको। सर आपने पाकिस्तान का क्योंकि हम जब ऑयल एंड गैस की बात आती है तो आपने हमारी नॉलेज में इजाफा भी कर दी कि सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं है भैया, नॉर्वे और मुख्तलिफ रीजन और भी हैं जहाँ से आप अच्छे आप जो है, एक तो वहाँ पे आपको ये है कि लाइफ भी अभी सेटल हो जाती है, सिटीजनशिप भी मिल जाती है। मिडल ईस्ट में ये मसला होता है कि आपके 20-30 साल भी गुजर जाए, कोई फायदा माली तौर पर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आपका मुस्तकबिल जो है उस तरह सेफ नहीं होता है। सर पाकिस्तान की जो आपने बात की, पाकिस्तान में हर दिन हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं टीवी पे खुशखबरी मिल जाती है, भाई समंदर में तेल निकला, फलां जगह निकला, फलां जगह पाकिस्तान में बारिश हो जाएगी। एक तो मुझे सर ये बताएं कि ऑयल एंड गैस की जो तलाश होती है इसका तरीक़ाकार क्या होता है, और क्या वाकई में पाकिस्तान में आपको लगता है कि हाँ अपॉर्चुनिटीज़ चीज़ें बहुत सारी हैं, या उस हवाले से हमने उस तरह या काम नहीं किया या कुछ मजबूरियाँ हैं? तो मैं चाहता हूँ उस पर भी आप थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को अगर हमें देखना है तो हमें जोग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखना है। हमें पाकिस्तान का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि हम टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ रह रहे हैं, यानी हमारी अंडर द अर्थ सरफेस टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट पॉकेट्स क्रिएट कर दी हुई हैं ऑयल एंड गैस के हवाले से भी। ऑयल एंड गैस जो है ना, ये एक दिन में तो ये बनता नहीं है ना, इसके लिए लाखों साल लगते हैं। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ज़मीन में दफन हो जाते हैं समुंदर की तह में, और उनके ऊपर मिट्टी की तह लगती रहती हैं, लाखों साल लगते हैं। इस दौरान में वो प्रोसेस होता है और ऑयल एंड गैस बनते हैं। पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पर बिल्कुल पॉकेट्स मौजूद हैं, और ज़्यादातर हमारी पॉकेट्स की जो हमने डिस्कवरीज़ की हैं वो गैस की पॉकेट्स हैं या कंडेंसेट पॉकेट्स हैं। कंडेंसेट समझ लें कि लाइक पेट्रोल है, कंडेंसेट पॉकेट्स हैं, गैस की पॉकेट्स हैं, लेकिन बहुत सारी हमारे पास अच्छी ऑयल पॉकेट्स भी हैं। जब देखें मिडिल ईस्ट में कोई ऑयल डिस्कवर नहीं हुआ था तो 1866 में अटक डिस्ट्रिक्ट में खौड़ एक जगह है, वहाँ पर ऑयल डिस्कवर हो चुका था, और कोई बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं हुआ था, जस्ट 15-30 मीटर पर वो ऑयल मौजूद था और निकाल लिया गया। ठीक है, और फिर वहाँ पर और वेल ड्रिल हुए, तो एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान को इधर अपनी रिफाइनरी सेट करनी पड़ी। मोरगा में, ये करीब पिंडी में ही है, बिल्कुल बिल्कुल, और पहली रिफाइनरी पाकिस्तान की बनी और पाकिस्तान ने ऑयल प्रोसेस किया। वेयर मिडिल ईस्ट में अभी तक कोई चीज़ नहीं थी, उसके बाद ईरान आया, उसके बाद सऊदी अरेबिया, या बाद में दूसरे कंट्रीज़ आए। पाकिस्तान में अभी भी ऑयल एंड गैस के रिज़र्व हैं, लेकिन अगेन मैं बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि ये पॉकेट्स हैं। एक बड़ा सेस्मिक प्लान चाहिए जो पाकिस्तान में जाके उसको लैंड सर्वे हों तो पॉकेट्स मिल सकती हैं। अभी भी बहुत सारा ऑयल एंड गैस चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से सर हम जो बात कर रहे थे, मैं क्योंकि पाकिस्तान का ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग, मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनका दिल नहीं करता कि वो मुल्क छोड़ें, वो यहाँ पे काम करना चाहते हैं। सो मुझे ये बताएं कि सर अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा हैं? जिस तरह आपने फरमाया कि हाँ हमें डिमांड आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, किसी और इदारे में काम नहीं कर रहे हैं, वो आपको देख के इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि यार हमने बाहर नहीं जाना, हमने पाकिस्तान की तरफ देखना है। तो क्या आप देखते हैं मुस्तकबिल उनका क्या देखते हैं? देखें, मैंने ये जब ये अदारा शुरू किया था ना और मैं पाकिस्तान वापस आया, तो मेरे जो कलीग हैं जो वहाँ पर थे वो भी, और जो मेरे फैमिली और मेरे और दोस्त यहाँ पर भी थे, सभी ने कहा कि आप किधर वापस आ गए हैं। तो मैंने कहा देखें बात ये है कि ये 25 करोड़ लोगों का, उस वक़्त 22 करोड़ या 21 करोड़ लोग थे आज से 15-20 साल पहले, तो मैंने कहा ये 22-24 करोड़ का मुल्क है, और मिडिल ईस्ट जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सारे मिला लें तो हमारी पॉपुलेशन नहीं बनती। तो पाकिस्तान तो कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। पाकिस्तान में कभी भी किसी तरह का काम आप करना चाहेंगे तो वो फेल नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्त, लेकिन आपके पास हार्ड वर्क और दयानतदारी शर्त है। क्या बात।
अगर हार्ड वर्क करेंगे तो पाकिस्तान में तो देखें ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सेंट माइकल शर्ट्स बनाते हैं, आपको भी पता है, रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं, फ्रांस की कंपनी है। और उन्होंने कहा जी कि हमने जब हम 2 मिलियन शर्ट साल में बेचे ना यूरोप में, तो हम सेलिब्रेट करते थे कि 20 लाख शर्ट्स हमने बेच ली हैं। हाँ। हमने इंडिया में एक आउटलेट बनाया तो वो तो हमारी जो है वो ये रोज़ बिक जाती हैं, क्यों, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री, बहुत बड़ा है। हाँ। अब पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप कोई काम भी शुरू करना चाहें, शर्त मैंने पहले आपसे बताया कि हार्ड वर्क भी है और दयानतदारी भी है, तो यहाँ तो अपने लोगों को ही कैटर करना बहुत बड़ी मार्केट मांगता है, बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ, अपने लोगों के लिए। और मैंने जब यहाँ पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के कोर्सेज हमने शुरू किए, तो हम एक कोर्स पढ़ा रहे थे और एक साहब हमारे स्टूडेंट थे, और अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो मुझे उन्होंने कहा जी कि मुझे ये जो हमारा, मैं अब उस होटल का नाम भूल रहा हूँ, इस्लामाबाद में है? नहीं, वो लाहौर में था। अच्छा, ठीक है, लेकिन चेन है वो पूरी, मेरे जहन से इस वक्त निकल रहा है क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो रही है। तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। ओहो, किस काम के लिए हायर कर लिया? होटल सेफ्टी के लिए। अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में भी हर फील्ड में, चूँकि हम लैंडिंग एजेंसीज़ के साथ काम करते हैं, ये बात समझने की है कि जितनी लैंडिंग एजेंसीज़ हैं जो पाकिस्तान को लोन्स देती हैं, पाकिस्तान को लोन्स देती हैं, उनकी पहली ये टर्म एंड कंडीशन में लिखा होता है कि ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इसमें बिल्कुल रेगुलेट हो जाती है। एनवायरनमेंट की रिपोर्ट वो मांगते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की वो रिपोर्ट लेते हैं, और एक्सपर्ट लोगों को हायर करवाते हैं कंपनीज़ को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ कश्मीर में एक डैम बन रहा था जी, हुलाड़ के मकाम पर। ठीक है। तो मैं वहाँ गया ट्रेनिंग करवाने के लिए, तो वहाँ 3-4 लोग सेफ्टी के मौजूद थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि आएँ और हमारी ट्रेनिंग करवाएं। तो मैं गया, तो मैंने वहाँ उनके मैनेजर के साथ जब मैं बैठा तो मैंने वो रिपोर्ट देखी जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर बन के गई थी, जिसकी वजह से हमें फंडिंग मिले थी। तो उस प्रोजेक्ट में उन्होंने एनवायरनमेंट की रिपोर्ट भी ली हुई थी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की रिपोर्ट भी ली हुई थी, और उन्होंने फंडिंग की। तो उन्होंने कहा कि इसको सेफ कंप्लीशन इंश्योर करने वाले बंदे किधर हैं? तो उन्होंने वहाँ पर 4-5 लोग रखे हुए थे जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को लुक आफ्टर कर रहे थे। तो पाकिस्तान के अंदर खुद पावर जनरेशन हो तो भी, ऑयल एंड गैस हो तो भी, टेक्सटाइल हो तो भी, होटल इंडस्ट्री हो तो भी, कोई और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो तो भी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, क्वालिटी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ये 3 मैनेजमेंट्स आपको हर हाल में चाहिए, तब जाके आप सर्टिफाइड कंपनी बनते हैं। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। मैं चाहता हूँ कि जाते जाते आप एक अच्छा सा पैगाम नौजवानों के खासकर स्किल के हवाले से आप दें। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं नौजवानों से ये कहूँगा कि बिल्कुल नौजवान बने और हिम्मत करें, अपने गोल सेट करें। देखिए, अपना एक स्वॉट एनालिसिस करें। हर बंदा जो पाकिस्तान में यूथ, नौजवान ख़ास तौर पर, ख़ुद बैठ के अपना स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है कि उसमें देखें स्ट्रेंथ मेरी क्या है, व्हाट आई कैन डू, यस, ठीक है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, मेरा टाइम किस तरह वेस्ट होता है, मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, वो भी देखें। अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं। फिर उस एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्यों, आपके सामने आ जाएगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरे पास कुव्वत है, ये नॉलेज है, ये स्किल है, ये मेरा जो है ना एम्बिशन है। बहुत शुक्रिया सर इम्तियाज़ साहब हमारे साथ। तो आप एक अच्छा सारा कामयाब हो सकते हैं किसी काम में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपकी गुफ्तगू बड़ी मयारी थी, बड़ी मालूमाती थी, और आपने जो आखिरी पैगाम दिया कि अपना तज्जिया खुद करना चाहिए कि कौन सी कोताहियाँ, कौन सी कमियाँ हैं, कहाँ पे मैं
घाटे में हूँ, कहाँ पे मैं फ़ायदे में जा सकता हूँ। जब इन चीज़ों का आप ख़ुद तज्ज़िया करेंगे तो यकीनन आप उसके बाद जब उस खौल से निकलेंगे नाकामियों के, तो यकीनन आप कामयाबियों का सफ़र तय करेंगे। हम लेते हैं एक न्यूज़ ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। एक नाज़रीन में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, और जो हमारा टॉपिक है ये वाला वैसे मेरा फेवरेट है, और मेरे साथ मेरे प्रोड्यूसर यासिर का भी फेवरेट है, बल्कि बहुत सारे दोस्तों का भी फेवरेट है। बहुत सारे दोस्त नहीं करते ये मशक्क़त, जिनके आलू जैसे पेट निकले भी हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई मैं बात कर रहा हूँ फ़िटनेस के हवाले से। और फ़िटनेस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा मैं बात करता हूँ कि भाई आप अपना एक नशा जो है वो बनाए। नशा किस चीज़ का? जिम का, वॉक का, एक्सरसाइज का, क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का, ताकि आप फिट रहें, आप ज़िंदगी जिएँ, ना कि ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि ज़रूरी होता है। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं, हमसे कहते हैं यार ये आप इतने स्मार्ट हैं तो इसकी क्या वजह है? तो हम कहते हैं भैया थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए खाने पे, थोड़ा सा कंट्रोल अपनी ये जो रेस्ट लाइफ है इसको कंट्रोल कीजिए और रेस्टलेस होके आगे की तरफ बढ़ें, ताकि आप फिट रहें। यही वजह होती है। फिर वो कहते हैं ठीक है आज करेंगे, और जब आज आता है तो फिर वो कहते हैं परसों ही करेंगे। तो ये परसों और तरसों के चक्कर में क्या होता है? नुकसान उनकी बॉडी का होता है, अंदर बॉडी के अंदर जो अर्गन्स हैं उनका नुकसान होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सुबह की जो वॉक होती है उमूमन आप तजुर्बा कर लें। बहुत सारे दोस्त तो खैर सुबह सवेरे उठते हैं, आप सुबह सवेरे उठें और आप वॉक के लिए निकलें। एक तरफ तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, फ्रेश ऑक्सीजन के साथ साथ एक चीज़ ज़रा अप्लाई कीजिएगा, ये मैं ख़ुद पे अप्लाई करता हूँ, तो इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि जब आप तकरीबन 2 या 4 किलोमीटर की भागम भाग दौड़ के बाद, या 2 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, 2 किलोमीटर आप वॉक कर लेते हैं, उसके बाद आप जब रेस्ट मूड पे आना चाहें, तो क्योंकि सुबह के वक्त शबनम जो है त्रोड़ पड़ी होती है ना, शबनम के जो कतरे पड़े होते हैं, आप इसके ऊपर चलना शुरू करो आपने शूज़ उतार के। और जब आप इसके ऊपर नंगे पाँव चलते जाओगे आहिस्ता 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 आहिस्ता, यकीन मानें कि आपको एक अलग रिलैक्सेशन मिलेगी, एक अलग मोटिवेशन मिलेगी, और आप अपने आप को, आपका दिलो दिमाग जो है एक सुकून आप महसूस करेंगे, और यकीनन काफ़ी स्मूथ फील करेंगे, काफ़ी लाइट फील करेंगे। और बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीज़ों से अगर आपने निजात हासिल करनी है तो वाहिद रास्ता है फिटनेस का। मेरे ख्याल में इतना टाइम नहीं लगता है। आदत जब बनाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हाय नहीं होता है हमसे, नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हमने स्मार्ट भी रहना है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि क्या करें, आप क्या करें, बस करना क्या है, जस्ट 30 मिनट स्टार्ट कर लें, 20 मिनट से स्टार्ट कर लें, बेशक 10 मिनट की वॉक स्टार्ट कर लें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप एडिक्ट होते चले जाएंगे तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। आप सोचेंगे हाय कुछ तो खोया मैंने, हाँ ये वॉक मैंने खोई, और वॉक के लिए जाना है। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपका दिलो दिमाग, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपके जिस्म में और जो तब्दीलियाँ आने वाली जो नुकसान देंगी आपको, उससे आप बच सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप यानी जो ज़िंदगी है आप बिट के बजाय आप अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। होना ये चाहिए था। बहुत सारे ख़वातीन गिला करती हैं हाय हमने स्मार्ट रहना है, लेकिन क्या करें जगह बड़ी छोटी है। तो अब तो ऐसे ऐसे टिप्स आ गए, और बड़ी बात यह कि यूट्यूब आ गया। यूट्यूब चाचा जो है वो आपको बहुत कुछ सिखा लेता है। वो आपको कहता है भैया आपके पास अगर घर नहीं है तो छोटी सी मैट लें, और अगर आपके पास कम से कम यानी चलो मान लेते हैं शहर में आप रहते हैं, 2 मरले का घर है, अब उसमें आप सोचेंगे कि मैं दौड़ लगाऊं क्या करूं। ख़वातीन कहती हैं कि ठीक, अब क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा मैट लें, इवन आपका बेड जो है जहाँ पे आप बैठते हैं सोते हैं, आप वहाँ पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3-4 टिप्स ऐसे आ चुके हैं जिसको करके आप अपना जो पेट है, यानी जो आपका पेट निकला हुआ है, आपकी पूरी पर्सनालिटी उससे डाउन हो जाती है। ज़ाहिर बात है जब आप कमीज शलवार पहनते हैं, आप जो भी पैंट शर्ट कोट वगैरह, लेकिन अगर आपकी फ़िज़िक अच्छी है, आपकी जिसामत अच्छी है, तो यकीनन आप खूबसूरत भी नज़र आएंगे, आप प्यारे भी नज़र आएंगे, और आप जो है काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आएंगे। साथ साथ उससे ये भी होगा, आपको फ़ायदा ये भी होगा कि भैया आपका ये फ़ायदा होगा कि भाई आप मेंटली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, और आप ज़्यादा जो है वो मजबूत होंगे। उसकी वजह ये होगी कि आप अगर किसी जगह जाते हैं, कोई बहुत बड़ा फ़ैसला, कोई बहुत ऐसी चीज़ आपके ऊपर आती है, जो कोई मुश्किल वक्त भी आप पर आता है, तो कहीं ना कहीं उस मुश्किल वक्त से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि आपका जो डिसीजन होगा वो पुख्ता होगा, आपकी सोच विचार जो है वो पुख्ता होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आप सोचेंगे इतना लंबा क्यों खींच लिया, उसकी वजह ये
कि ज़ाहिर बात है ट्रैफिक जाम है, रोड पे काम भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी होता है और हमारे जो खूबसूरत मेहमान होते हैं उनको आने में थोड़ी सी देर लग जाती है। लेकिन बहरहाल हमारे बड़े प्यारे दोस्त भाई हमारे और फिटनेस एक्सपर्ट पाजी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सब ठीक है? गुड मॉर्निंग जनाब। मैं परसों बैठा था, शायद गांव की तरफ गया और फिर मैंने देखा तो अचानक आप भी एक चैनल पर बैठे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई वहाँ पे भी अच्छी अच्छी बातें, मुस्कुराहटों की बातें हो रही हैं। सो एक तरफ तो हम जो बात कर रहे थे फिटनेस के हवाले से, गिला शिकवा भी किया जाता है कि भैया हम स्मार्ट ही नहीं हो रहे हैं, इतनी वॉक कर रहे हैं। तो पहले तो उस पे आते हैं, फिर योगा पे आते हैं कि एक्सपर्टीज़ वगैरह जो आपकीज़ हैं उससे क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये जो कुछ लोग गिला करते हैं भैया हम तो वॉक भी करते हैं, जो इतने एक्सपर्ट कहते हैं 30 मिनट्स वॉक करो, उसके बावजूद हम पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तो ये असर क्यों नहीं पड़ता, इस पे बात करें। अच्छा हरमीत, सबसे पहले तो इसके लिए चाहिए एक हेल्दी दिल। अच्छा, ठीक है, दिल चाहिए। दिल वो दिल चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके कि आपने जो वर्कआउट करना है वो करना है और कंसिस्टेंटली करना है। कहते हैं थोड़ा हो और रोज हो, अच्छा, तो ज़रूरी है। अगर आप 2 दिन करें 5 दिन करें, हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने ये किया कि जिम जाने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने जिम की फीस जो है वो 2 महीने पहले पे कर दी और जहन बना लिया कि मैंने जिम जाना है क्योंकि मैंने पैसे दिए हुए हैं। अब वो 2 महीने उसके अबव भी हो गए लेकिन वो जिम नहीं गए आज तक। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको दिल चाहिए, ठीक है, कि वाकई आपने करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक डिफरेंस लेके आए सोसाइटी में, अपनी पर्सनालिटी में, खुद से मोहब्बत करेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। तो खुद से मोहब्बत करने के लिए जरूरी है कि आप अच्छा दिखें और अच्छा दिखने के लिए आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, करना पड़ता है। तो उसके लिए पहले दिल बनाएं, फिर जहन बनाएं। अच्छा, ये जो आदतें हैं ना, आदतें बदलना भी मुश्किल होती हाँ, हैं, बहुत ज्यादा। क्या किया जा सकता है, क्या आपके पास क्योंकि आप माशाल्लाह मैं आपको देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे तो आप छाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी छाए हैं, फिर लोगों के दिलों में भी छाए हैं। ये बड़ी बात है कि जहाँ पर नौजवान हो वहाँ पे भी आप होते हैं, जहाँ पे बुजुर्ग हजरात हो वहाँ पे भी, और हर तरफ खुशियाँ बिखेर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सेहतयाब कर रहे हैं थ्रू योगा, अपने फिटनेस के हवाले से। भाजी, आदत क्या हो सकती, कौन सी आदत आप बना सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो आप नहीं कर सकते, जो हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ऐसे करते हैं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। जी जी जी। सो कोई आदत बनाए कि वो थोड़ी बहुत सीखे आपसे और आगे जाके वो आपकी तरफ स्लिम स्मार्ट होने की तरफ आगे सोचे। ज़बरदस्त। इसके लिए मैं आपको बहुत आसान सी एक ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस कराया है जिसको कहते हैं मेंटोर बडी। मेंटोर कहते हैं उस्ताद को और बडी कहते हैं दोस्त को। Yes. मतलब ऐसा आपने दोस्त ढूंढना है जो आपका उस्ताद भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फिटनेस का शौक है, आप कहते हैं कि मुझे भी फिट होना है लेकिन मुझे फिटनेस का इतना शौक नहीं है, तो मैं ये करूंगा कि मैं आपको अपने साथ एसोसिएट कर लूंगा कि मैं वॉक के लिए जा रहा हूं, मैं योगा के लिए जा रहा हूं, मैं जिम जा रहा हूं, आओ चलें। इसके लिए आपको एक मोटिवेटिंग फैक्टर चाहिए, कोई ऐसा हो जो आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाए। तो आपने ऐसा पार्टनर ढूंढना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो जिम में जाते हैं, जो योगा क्लास में जाते हैं, वो अपनी योगा क्लास में कुछ फ्रेंड्स बना लेते हैं। जिम के अंदर उनका एक पार्टनर होता है कि जो उसको साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, तो वो बहुत जरूरी है। जैसे ही वो आपको पार्टनर मिल जाएगा, आपको एक सपोर्टिंग यूनिट मिल जाएगा, आपको मेंटोर बडी मिल जाएगा, तो आपका वर्कआउट इन लाइन आ जाएगा, फिर आपकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी और आप रोज जाया करेंगे। यानी आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो यकीनन आपको फायदा होगा। Exactly. अच्छा पाजी, एक और चीज़ पे आते हैं। जाहिर बात है कि इस वक्त नौजवान जो है वो भी, आप तो माशाल्लाह कई स्कूल्स भी जाते हैं, कई कॉलेज भी जाते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से एक तो बॉइल्ड चिकन आ गया मार्केट में, फिर आप देखिए कि बर्गर शगर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी, तो उसी तरह हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो भी ऐसे फुले फुले होते हैं। आपने देखे होते हैं ना, बबलू बबलू, हाँ बबलू बबलू बच्चा है ये। सो ये बबलू बबलू बच्चों का जो है ज़ाहिर बात इलाज तो करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान होगा उनका। तो सर उनको आप क्या कहते हैं कि यार खाना जो है, अगर उनके वालिदैन आपको देख रहे हैं, क्योंकि आसान होता है भाई, डिलीवरी बॉय आया, खाना दिया और जंक फूड खा के बच्चा चला गया। बिल्कुल ऐसा है जी। देखें, इसके लिए अवेयरनेस चाहे वो बच्चों को उनके अर्ली चाइल्डहुड से डालनी पड़ेगी। ठीक है, बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। अच्छा, अगर वो देख रहे हैं कि घर में ये चीज़ हो रहा है, हमारी फिजी ड्रिंक्स आ रही हैं, जंक फूड आ रहा है और लोग उसको एंजॉय करें, तो बच्चों को भी मोटिवेशन वही लगेगी कि यही बेस्ट चीज़ है। अगर बच्चों ने देखा ही बचपन से ये कि वेजिटेबल्स खानी है, फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, डेली वॉक करनी है, 9 से 10 का टाइम है, उसमें वॉक करनी है, 10 के बाद मैंने सो जाना है, अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, हल्की सी वॉक करके मैंने फिर नाश्ता करना है, फिर जाना है। अगर वो इस रूटीन में सेट हो जाएंगे तो हमेशा के लिए उनकी लाइफ में वो सेट हो जाएगा। तो डिपेंडेंट ऑन अस कि बड़े जो करेंगे बच्चे वही करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो आपने एक तो अपनी लाइफ में, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम या तो अफोर्ड नहीं कर पाते या हमें मिलती ही नहीं है, देसी चीज़ें मिलती नहीं है,
लेकिन बहुत से ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, फूड्स हैं जो हमें मिल जाते हैं। नंबर 1, सबसे पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको हर जगह से मिलते हैं। आप ताज़ा मौसमी फल जो हैं, मौसमी सब्जियां जो हैं वो ज़रूर खाएं। कुछ लोग कहते हैं हमें कद्दू नहीं पसंद, कुछ कहते हैं हमें तोरी नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि आप एग्जैक्टली उनको उस तरीके से बनाते नहीं है जो आपको अच्छे लगे। एग्जैक्टली। मैंने एक जगह देखा, उस दिन मैं पढ़ रहा था कद्दू का शरबत, जो मेरे लिए बहुत नया था कि आज तक तो मैंने कद्दू का शरबत नहीं देखा। यस। तो कद्दू का शरबत भी बनता है और इतना अच्छा बनता है कि अगर वाकई में एक और चीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं बाहर था, अचानक उससे बंदे से मैंने पूछा ये कौन सा शरबत है। अच्छा। पहले तो खीरे का शरबत मुझे अजीब सा लगा। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब जो लगा वो घास, एक किस्म की घास थी। उसने कहा ये घास है, ये हम उगाते हैं और ये उसका सिरप है। और मैंने यकीनन वो पीना और बड़ा टेस्टी भी था। अच्छा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको हैरान कर देती, लेकिन उसका फायदे होते हैं जो आप फरमा रहे हैं। अच्छा पाजी, एक और चीज आते हैं उस तरफ कि भाई परेशानी भी बहुत है, हालात भी खराब है, महंगाई भी है, उसकी वजह से नौजवान भी परेशान है अपनी पढ़ाई की वजह से, कुछ लोग रोजगार की वजह से परेशान है, कुछ जो हमारी तरह है वो ये सोचते हैं कि भाई काज काम होगा या नहीं होगा, किसी का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है। क्या टिप्स लेके आए हो बाजी? थोड़ी सी, यानी विद इन 5 और 10 मिनट्स आप भाई बोझ हटा के किसी को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। चलें जी, ठीक है, ये तो जी ज़बरदस्त हो गया। इसे कहते हैं जी 5 मिनट थेरेपी। ये मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। ये आप जब भी सुबह उठें आप कर सकते हैं। दिन को आप डिजी हों, फिजी हों, आप ये कर सकते हैं। आप डीमोटिवेट हों, ये कर सकते हैं। आपको नींद नहीं आ रही तब आप ये कर सकते हैं। आप काम के दौरान थक गए हैं, आप ये कर सकते हैं। तो आप 5 मिनट में एनर्जाइज हो सकते हैं। नंबर 1, आपने ये पंचेस बनाने हैं। अच्छा। 2 पंचेस आपने बना लिए, ठीक है। मुक्का तो नहीं मारा किसी को? नहीं, मुक्का नहीं, यासिर को मारूं? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, वो अच्छा बंदा है। अच्छा, जो पंचेस आपने बना लेना है और इनको अपने फुल प्रेस करना है। अच्छा। और जब आपने प्रेस करना है तो इनहेल करना है और खोलते हुए एक्सहेल करना है। अच्छा, ये इसको खोलना है। हाँ, मुट्ठी को खोलना है और एक्सहेल कर दिया, सांस निकाल दिया। अच्छा। फिर सांस ले लें और बंद करें। 2 3 4 5। ये आपने 5 कर ली। अब आपने राइट पंच बनाना और लेफ्ट हथेली है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं। अच्छा, और ये हथेली जब इस पे आती है तो सारे प्रेशर पॉइंट्स को कवर तो लाजमी है कि हम लेफ्ट ही करेंगे या राइट भी? दोनों करेंगे। अच्छा, कोई भी कर सकते हैं। तो आपने पहले ही खोला, इसको हिट करना है 10 टाइम्स। अच्छा। 9 and 10। अब आप इसको चेंज करें और उल्टे हाथ को सीधे हाथ पे। वाओ। 9 and 10। अब आपने एक हाथ को दूसरी के ऊपर टैप करना है ऐसे जी। 9 and 10। अब अपोजिट साइड पे। वाओ। 9 and 10। अब हथेलियों की साइड्स, ठीक है, 10 टाइम्स। अच्छा। 9 10। अब स्ट्रेट क्लैप्स, ठीक है। अब आपने कलाइयां अपनी साथ जोड़ के ऐसे 10 टाइम्स। अच्छा, पूरा भाई पूरी महारत है। एग्जैक्टली। ये आपने 10 किया। अब आपने लेफ्ट पेट में 10 टाइम्स। अच्छा। ये डायरेक्टली आपके हार्ट को लिंक कर रहा है। अच्छा। 9 and 10। और फिर दूसरी साइड पे 10। उसके बाद आपने रब किया हाथों को, ठीक है, और इसको आपने रिलैक्स कर लिया। वाह, तो आप देखेंगे कि आपको अपने हाथों में, आर्म्स में वाइब्रेशंस फील होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज ये डायरेक्टली आपके हार्ट को लिंक कर रहा है। अच्छा, वैसे इस क्लिप को मुझे फिर क्या करना होगा? याद रखना होगा और संभालना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना फिर सारी बात है कि याद रखना बड़ी चीज़ है। जो बात हम कर रहे थे कि यार इसका फायदा आपके हार्ट को, आपके दिमाग को, किन किन चीज़ों को होगा? यानी असल चीज तो दीगर जो आर्गन है उनको भी फायदा इसका होगा। उनको है, बिल्कुल है। पाजी ऐसा है ना कि जब तक आपका ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में अच्छा चलेगा, ठीक है, तो वो रोटेट होता रहेगा। जिस तरह पानी कहता है ना, चलता पानी साफ होता है, इस तरह आपके ब्लड को भी चलना जरूरी है। चलता रहेगा तो आप रिफ्रेश रहेंगे। बहुत देर अगर आप बैठे रहेंगे कंप्यूटर पे, बैठे रहेंगे, जब उठेंगे तो कलाइयां दर्द करेंगी, शोल्डर दर्द करेगा, नेक दर्द करेगी, टांगों में जान नहीं होगी, क्योंकि वो ब्लड फ्लो रुक जाता है। ठीक है। तो अगर आप ऑफिस में भी यह काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए खड़े हों 5 मिनट के लिए और खुद को स्ट्रेच करें। ठीक है, स्ट्रेच करें खुद को, मसल्स को। हाँ, मसल्स को स्ट्रेच करें। नेक को रोटेट करें 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। शोल्डर्स बैठे बैठे बैक फ्लिप्स 5 दफा, फ्रंट फ्लिप्स 5 दफा। कलाइयां, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है।
ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब आप बैठे बैठे भी, इसे कहते हैं यानी chair। आप बहुत सारे लोग जो बहाना बनाते हैं कि भैया नहीं है, टाइम नहीं, ऑफिस में बैठा हूँ, तो आप ऑफिस में बैठ के भी इन कलाइयों को, इन ये तमाम तर चीज़ों पे आप अप्लाई करके आप बच सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग देखते हैं कि भैया ये जो घुटने हैं ना, बैठ बैठ के थकावट हो गई है, उठ नहीं पा रहा हूँ, तो क्या उसके लिए कुछ है आपके पास कि क्या किया जा सकता है? उसके लिए बिल्कुल है जी। उसके लिए हम कहते हैं चेयर योगा। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप चेयर योगा कर सकते हैं। नौजवान को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप ये घुटने दिखा दें, तो उसको क्या उसे कहते हैं कि वो कैप्चर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा Exactly, कि भाई कैसे वो किया जा सकता है, वो किया जा exercise। सकता है। हाँ, अब ये जिस तरह हम चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, एक तो आप ये कि उठक बैठक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 5 दफ़ा आपने उठक बैठक की ठीक है। कंफर्टेबल तरीके से। उसके बाद आप अपने ये टोज पे जाते हैं और हील्स पे आ जाते हैं। टोज एंड हील्स, ठीक है। टोज एंड हील्स। ये अच्छा, आप ऐसे ऊपर भी करना है? हाँ, ऐसे करना है ठीक। ताकि ऐसे ऊपर टोज पे जाएं और हील्स पे आएं। अच्छा, 10 दफ़ा आपने ये कर लिया। उसके बाद आपने चेयर को पकड़ लेना है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा इसको लिफ्ट करना है। ओके। ये आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, पेट को कम रिड्यूस हो करने के सकता लिए। है। हाँ, हाँ, 10 सेकंड इस पोज में रहें, फिर रिलैक्स करें, अच्छा, फिर 10 सेकंड 2 दफ़ा करें, फिर 3 दफ़ा करें। उसके बाद आपने स्ट्रेच करना है ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट करना है। और ये बैठ के आप कर सकते हैं? बैठ के, हाँ। हाँ, आपने कुछ आपको नहीं कोई करना। स्पेस की या इसकी जरूरत इतनी बड़ी नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, यानी ये चीजें आप बैठे हैं और आप आराम से आप वो सारी एक्सरसाइज, तो आप समझते हैं कि इससे पेट का भी फायदा हो सकता है? बिल्कुल। ये आप ये करेंगे तो आपको लोअर पेट, अपना असल बेली ही आपकी लोअर बेली होती है जो गेन करती है, और उसको रिड्यूस करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। तो आप बैठ के कर सकते हैं। अगर आप ये 10 मिनट भी कर लेना डेली, तो आई एम श्योर कि गुड इनफ। यानी ये वो शॉर्ट टिप्स हैं जो आप एक ऑफिस में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप जिधर भी बैठे हैं, एग्जैक्टली, आपको बहाने की बनाने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी कहीं भी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ तो ये ज़रूरी है कि भाई आप ये इस किस्म के जो चीज़ें हैं इसको अप्लाई करें। अब बहुत से लोग कहते हैं हाय मेरी जो ना ये शोल्डर है ये पता नहीं उतर गए या दर्द हो रही है, तो क्या इसके लिए भी आप लोगों के पास कोई है उपाय? बाजी ऐसा है कि ये शोल्डर का दर्द बेसिकली हमारे पोस्चर की वजह से होता है। अच्छा। हम अगर बैठे हैं या अगर ड्राइव करें तो कुछ लोग यूं ड्राइव करते हैं। हाँ। ठीक है। कुछ अगर बैठे हैं कंप्यूटर पे तो वो यूं काम कर रहे होते हैं। तो पोस्चर, कुछ की चेयर का मसला होता है कि चेयर ऐसी होती है। ठीक है। सबसे पहले तो आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये जिस तरह अभी मैं बैठा हूँ सोफे के ऊपर, ये स्ट्रेट बैठा। ठीक है। और मेरे कंप्यूटर, अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसका एंगल ये 90 डिग्री होना चाहिए कि इस एंगल में मेरा कंप्यूटर हो। ठीक तो है। मैं यूं काम कर रहा हूँ। अच्छा, यूं होगा तो मेरे इस पे जोर पड़ेगा, यूं होगा तो फिर यूं, तो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है। ताकि आपने देखा एडजस्टेबल चेयर्स आती हैं अब, तो अब आई हैं, बिल्कुल आई हैं। हाँ, इस तरह एडजस्ट कर लें कि आपकी बॉडी 90 डिग्रीज में हो और आपके हाथ भी यहाँ पे इस लीन 90 डिग्रीज में हो, ताकि इस पे जोर ना पड़े। पहले तो आपने ये काम किया। सेकेंडली, स्क्रीन का जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्क्रीन सामने हो। उसके लिए आप थोड़ा सा लिफ्टेड स्क्रीन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका ये गर्दन और नेक वाला मसला हल हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो सकेगा। पाजी बहुत सारे टिप्स आपसे और भी लेने, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे मसाइल में जूझते हुए लोग, उनके मसाइल का हल आपके पास है। लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको पता है कि इस वक्त जाहिर बात है कि सोशल मीडिया का दौर है, रात को लोग बड़े देर से जागते हैं। अब उनकी मजबूरी एडिक्ट हो गए हैं भैया। वो कहते हैं यार ये तो देखना है, ये सीरीज़ देखनी है, ये सीरियल देखना है, सो आप जागते रहते हैं। अब भाई सुबह उठे तो नींद ही नींद आ रही है, क्या किया जा सकता है? जब आप कोई भी काम नेचर के अगेंस्ट करेंगे ना, तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है। आपकी हेल्थ, वेल्थ, विजन, हियरिंग सब पे असर पड़ेगा। तो आपने खुद को अलाइन करना है। ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि पूरे दिन की आपकी रूटीन है, उसके बाद आप थक के आते हैं, फिर आप लेटते हैं, तो फिर आप कहते हैं चलो अब थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख लें। ठीक है। ठीक है। और टीवी देखना शुरू करते हैं तो एक एपिसोड, दूसरा एपिसोड, वो चलता रहता है। तो लोगों की रूटीन है कि अगर उन्होंने 7 बजे 8 बजे भी ऑफिस जाना तो 2-3 बजे तक जाग रहे होते हैं। तो नंबर 1, रात की स्लीप इज द बेस्ट स्लीप। अगर आपकी नाइट स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो आपकी पूरा दिन पूरी बॉडी डिस्टर्ब रहेगी। तो रात की स्लीप को बैलेंस करें, वो आपका ज़रूरी है। एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और दिन को आप चाहे जितना भी सो जाएं वो उसके कंपैरिजन में नहीं आता। एग्जैक्टली। तो रात की अपनी रूटीन को बैलेंस करें। सेकेंडली ये कि अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल में जाएं और अपनी ज़िंदगी को बढ़ा लें, अब उम्र तो जितनी है आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, आप ज़्यादा अच्छा जिएंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नाइट की जो रूटीन है उसको सेट कर लें। नंबर 1, आप 7 से 8 बजे के दरमियान अपना डिनर कर लें। 7 से 8 बजे? 8 बजे के दरमियान। अब एक और मसला है ना, बहुत सारे लोग लेट नाइट
घर जाते हैं, हाँ। क्या कर सकते हैं? देखिए, या तो वो डिनर करके जा सकते हैं या घर जाके लाइट डिनर कर सकते हैं, अच्छा, जिसमें आपके सैलड्स हैं या बॉइल्ड या स्टीम्ड आपके पास मीट है, वो आप ले सकते हैं। ज़्यादा कुछ ठीक नहीं। है, ज़्यादा नहीं, हैवी नहीं। जितना आप हैवी लेंगे उतना आपका स्टमक अपसेट रहेगा, फिर डरावने ख्वाब भी आते हैं, फिर आपको गैस ट्रबल भी होता है, ठीक है। फिर आपको ये गैस्ट्रो के इश्यूज़ भी होते हैं। तो आप लाइट मील लें अगर आपने लेट ले रहे हैं, वरना अर्ली मील लें। जितना आप खाना जल्दी लेंगे उतना आपका वेट गेनिंग वाला प्रॉब्लम जो है ना वो कम हो जाएगा। वेट गेन हो रहा है, बेली निकल रहा है, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम होते हैं, वो इस वजह से कि लेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो जल्दी खाना खाएं, थोड़ा सा आप खुद को एंटरटेन करें या वॉक करें या आपने चलें टीवी देखना है, कुछ देखना वो आप देखें, उसके बाद आप सो जाएं। तो अर्ली डिनर इज़ द बेस्ट डिनर। अच्छा, जो पाजी अब जाहिर बात है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रियलिटी हैं जी, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अब ये रियलिटी बन चुकी है कि लोगों को आप 10 दफ़ा आप जैसे नौजवान आते हैं और कहते हैं भैया सो अच्छे रहोगे, प्यारे रहोगे, स्मार्ट रहोगे, हेल्दी रहोगे आपकी तरह सो, लेकिन लोग अमल नहीं करते। अब वो उठते भी हैं, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है, अब यूनिवर्सिटी में भी अटेंटिव रहना है आपने, या मेरी तरह शो करना है, या आपने जाना है किसी ऑफिस या कहीं जगह क्लास लेनी है, लेकिन आप नींद आ रही है आपको कमाल हाँ। की। तो ऐसा कोई उपाय है? अब वो बेशक नहीं सोया, लेकिन कोई तरीका तो होगा तरोताज़ा रखने के लिए। देखिए इसे मैं कहता हूँ एक्टिव ब्रेन सेगमेंट। ठीक है, एक्टिव ब्रेन सेगमेंट में आपने ये करना है कि आपने अपनी इनहेल और एक्सेल को कंट्रोल करना है। ठीक है, आपने ये स्विच बनाया, थंब और छोटी फिंगर। ठीक है। थंब से कवर किया आपने राइट नॉस्ट्रिल को, ठीक है, और लेफ्ट से इनहेल किया, 5 सेकंड्स आपने होल्ड किया, 5 4 3 2 1। छोटी फिंगर को आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कवर किया और राइट से एक्सेल कर दिया 5 सेकंड्स में, 1 2 3 4 5। अच्छा। आप राइट से दोबारा इनहेल करें 5 सेकंड, ठीक है, होल्ड किया 5 सेकंड, स्विच किया थंब को और एक्सेल कर दिया 5 सेकंड में, 1 2 3 4 5। ये हो गया एक साइकिल। ठीक है, ये आपने करने 5 सेकंड, 5 दफ़ा आपने करने हैं। 5 दफा किया, आपका ब्रेन हो गया इजी एंड रिलैक्स्ड। उसके बाद आपने ब्रेन को थोड़ा सा ब्लड फ्लो देना है। ठीक है, ब्लड फ्लो के लिए ये कि आपकी ये नेक की साइड्स हैं, ये इनको आपने टैपिंग शुरू करनी है हल्का हल्का। अच्छा, अभी आप करेंगे तो आपको वाइब्रेशंस फील होंगी कि ब्लड जो है वो आपके ब्रेन की तरफ मूव कर रहा है। ये आपने 10 टाइम्स इसको टैप किया। ठीक ठीक है, है। फिर ये चीक बोन्स हैं, हाँ, 10 टाइम्स टैप किया। उसके बाद ये आपका दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई का सेगमेंट है। अच्छा, इसको आपने ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज अच्छा, 10 टाइम्स। यानी ये सारी चीज़ें पड़ी हैं आपके आपके एक उंगलियों से, हाथों से, इतनी सारी चीज़ें आपको रिलैक्स कर सकती एग्जैक्टली। और एक बहुत मजे की चीज, कान। आपने बच्चों को बचपन में कान खींचा कान करते खींचते थे, थे, yes, तो बच्चे अब भी कान सही पकड़ो, हैं। हाँ। हम मैं और आप भी उसी जनरेशन हैं। यस, अब तो बच्चों के कान नहीं खींचे जाते। तो ये कान जो है ना डायरेक्टली, अगर आप इसको आप देखेंगे ना तो ये डायरेक्टली आपके ब्रेन सेल से यहाँ से लिंक है। अच्छा, तो आप अपने कानों को पकड़ के इस तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। हाँ। अगर आप स्ट्रेच करेंगे इस तरह तो आपको फील होगा कि ये आपके ये मसल्स रिलैक्स। आजकल के बच्चे इंसल्ट समझते हैं, हम तो खुश होते थे भैया कान से पकड़ लिया, डंडा नहीं मार। हाँ, डंडा नहीं मारना, कान ठीक है। क्योंकि कान पकड़ के आसान ही होता था कि उठक बैठक होनी है कान पकड़ के। Exactly. और उसके बाद जो, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल में जो बच्चे होते थे हमारे जैसे शरारती, वो फिर देखते थे कि कौन सा डंडा जो है वो बेहतरीन है और ज़्यादा दर्द दे सकता है बच्चों को। सही बात है। तो वो चीज़ें रही हैं, लेकिन अच्छा इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। वैसे एक और चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, मैं इस वक्त एक और नौजवानों से आप मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में आपकी क्लासेस होती हैं, दर्द, आधे सर का दर्द ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। शायद आपने जो फरमाया, नींद नहीं हो रही है और काम नहीं हो रहे हैं, डाइट नहीं हो रही है, बैलेंस डाइट नहीं है, तो वजूहात ही हैं। उसके लिए क्या योगा में कोई ऐसे टिप्स हैं कि हाँ यस आप उसको कर सकते हैं? देखिए, योगा में मैं 2-3 पोजेज आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि उसके लिए मैट चाहिए और ज़मीन पे वो करने हैं, लेकिन मैं पोजेज के नाम बता देता हूँ। ठीक है, जिन लोगों की प्रॉब्लम है वो पोज को सर्च करेंगे तो वो कर लेंगे। नंबर 1 चाइल्ड पोज, ठीक है, बेबी की पोजीशन होती है जिस ज़मीन पे यूं, अच्छा, उसमें लेटना, हाँ ठीक है, आप हो जाते हैं। नंबर 2 होता है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, उसमें आप अपनी सर आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। टांगे पीछे आ जाएंगी, तो आपके हाथ और पाँव यूं आ जाएंगे। ठीक है। नंबर 3 आ जाएगा कोबरा पोज। कोबरा पोज ये कि आपने ये जमीन पे आप लेटे हैं उल्टा और सांप आपने- की तरह, हाँ। हाँ, नेक और ये शोल्डर एरिया आप ऊपर लिफ्ट कर लेंगे जितना आप कर सकते हैं। ठीक है। और चौथा आ जाता है बो पोज। बो पोज में ये कि लेग्स आप जितनी इजीली स्ट्रेच कर सकें पीछे की तरफ, ठीक है। वो आप स्ट्रेच करके अपने हाथों से उसको सपोर्ट करके कर लेते हैं। अगर ये 4 पोजेस आप कर लेते हैं ना तो आपको उसमें काफी मिग्रेन का relax जो feel प्रॉब्लम, करते हैं। हाँ मिग्रेन में अच्छा, हाँ, एक और सर चीज़ का दर्द जो है। जाहिर बात है कि योगा में ऐसी ऐसी चीज़ें भी आई हैं कि भाई आपको एक तरफ तो हम फिटनेस के साथ इसको रखते हैं, लेकिन बहुत सी बीमारियों का
खात्मा भी इससे हो सकता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बल्कि अपने इलाकों में, इन चीज़ों में। एक चीज़ अब एक और आई है कि ख़वातीन को भी प्रॉब्लम है, लड़कों की प्रॉब्लम है कि स्किन ग्लो वाली रहे, स्किन में जो है झुर्रियाँ जो है वो जल्दी ना पड़े। तो आपके पास है कोई पाजी उपाय? क्योंकि जिस तरह आपकी स्किन फ्रेश है बिल्कुल बगैर झुर्रियों के, सो आप क्या टिप्स इस्तेमाल करते हैं? मैं चाहता हूँ लोगों को भी आप बताएं कि भाई ये हो सकता है तो आप बच सकते हैं थोड़ा। देखें जी, इसके लिए फेशियल योगा इज़ द बेस्ट योगा। अच्छा, ठीक है। अभी जिस तरह पार्लर में आप जाएं तो उनसे कहेंगे फेशियल करना है, तो वो आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स देते हैं, 1 बाय 1 प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो इसलिए योगा भी फेशियल योगा है, उसके लिए फेस की आपकी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एजिंग आपकी सबसे पहले शुरू होती है आपके फेस से। एग्जैक्टली। और फेस में आपकी आई से यहाँ से रिंकल्स आना शुरू होते हैं और फिर वो यहाँ से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब फेस की मैं 3-4 आपको चीज़ें बताऊंगा, 4-5 कुछ फनी भी हैं। ठीक है। बिकॉज जितना आपका फेस स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। अच्छा। तो नंबर 1 आपने जिसे कहते हैं ना हंसते रहो मुस्कुराते रहो, तो पहला पोज है स्माइल पोज। अच्छा। तो वो ऐसा है। तो वो हाँ, ये आपका ये आईज ऊपर और ये स्ट्रेच्ड। अच्छा। एग्जैक्टली। दूसरा आपका आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लो, उसमें ये कि इनहेल करते हैं और चीक्स ताकि आपकी बाहर आए। तो 5 सेकंड्स आपने करना है और 3 दफा करना है। 5-5 सेकंड के लिए 3 दफा किया, तो ये हो गया। ठीक है। तीसरा आपने जो करना है वो करना है आईज से लेके चीक्स और ऊपर की तरफ। ठीक है। आईज से चीक्स और ऊपर की तरफ। हाँ, और ये आपने किया इसकी तरफ। ठीक है। ये आपने कर लिया, 3 हो गए। चौथा आपका हो गया, आपने इनहेल करना है और जोर से अपनी आईज को और जॉज को प्रेस करना, लाइक यूं 5 सेकंड के लिए। अच्छा, 5 सेकंड के लिए। फिर आपने स्लोली इसको रिलीज करना है, ये आपने ये भी 3 साइकिल्स करने हैं। अच्छा। तो अगर आप ये कर ले तो पूरे फेस का आपका योगा हो गया। और ब्लड से वो दोबारा ब्लड फ्लो आपका एक्टिव हो जाएगा और आपका स्किन जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगी। एक और चीज आपने देखी, अचानक या पाँव या आपका हाथ ऐसे जम सा जाता है, रुक सा जाता है, आप समझ नहीं देखिए इतना भारी कैसे हो गया। सो इसके लिए है आपके पास कुछ? बिल्कुल है जी, इसे कहते हैं नमनेस। अच्छा। बाजू का ये होता है कि किसी एक टांग में हो जाता है, एक आर्म में हो जाता है, सो के उठते हैं तब हो जाता है, एक साइड पे लेटे हैं या बैठे हैं या ड्राइव कर रहे हैं तब भी हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसे एक्टिव पोजेज अपने पास रखें कि जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं। ठीक है। अपनी बॉडी को थोड़ा शेक करें। आपने बॉडी को शेक किया, उसके बाद आप थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करें, इनहेल और एक्सेल। ठीक है। ऐसे खुद को, इसे कहते हैं सेल्फ हग पोज। ठीक है। फिर आपने इनहेल किया और एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अच्छा। इनहेल एंड एक्सेल। अच्छा, खुद को हग करना भी अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छा। आप जब ये करेंगे ना तो आपको वैसे ही एक पीस और कंफर्टेबल फील होगा कि आप सुकून में हैं, रिलैक्स हैं। यस। तो ये बड़ा अच्छा है इसके लिए। और उसके बाद अगर आपके लेग्स हैं तो आप बैठे बैठे लेग्स को क्रिस क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस। हाँ, ये आपने क्रिस क्रॉस किया। अच्छा। ये आपने किया, एटलीस्ट 10 टाइम्स आप ये करें तो उसके लिए भी ये अच्छा हो जाता है। तो आपकी जो नमनेस वाली चीज़ है ना, ये कवर हो जाती है और उससे आपको ये फायदा हो जाता है। और हाथों में अगर है किसी एक में तो वो मैंने जो आपको ये बताया ये सबसे बेस्ट है कि आपके ब्लड फ्लो, हाँ, ब्लड फ्लो को आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा और आपका वो जो नमनेस वाला प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। यानी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इधर मौजूद हैं और आपको हल्का फुल्का थोड़ा सा ध्यान देने को। बड़ी बात है कि फैसल आपकी चीज़ें यूट्यूब पे भी पड़ी हैं जी, टीवी की शोज भी पड़े हुए हैं, या बहुत सारे दोस्त जो योगा सीखना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हैं और आप आसानी से अप्लाई करके इस सारी चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, जो एक तरफ तो ये चीज़ आ गई है, लेकिन अब फिर हम आते हैं मोबाइल की तरफ। मोबाइल देखा जा रहा है, बहुत देखा जा रहा है, बड़ा गौर से देखा जा रहा है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर बंदा ही देख रहा है। अब आइज़ जो है, हमारी आंखों में थकावट है, पानी भी गिर रहा है, थकावट भी है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो इसके हवाले से भी आपके पास कुछ है जो आइज़ के लिए आप कह रहे हैं? आंखों की बात करें। आइज़ के लिए बिल्कुल ठीक है जी। इसको विजन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी आइज़ को बेहतर बनाने के लिए मैं आपको 2-3 टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। वो आप कभी भी कर सकते हैं और वो आपने करनी है आंखें बंद करके। अच्छा, आइज क्लोज करके? हाँ, आइज क्लोज करके। और ये आपका बेसिकली लिंक्ड है आई बॉल से। अच्छा। आंख के अंदर जो बॉल है, आपने देखा होगा अगर लेजर थेरेपी होती है आंखों की विजन को ठीक करने के लिए, वो भी आई बॉल्स की स्ट्रेटनिंग होती है विजन को बेहतर बनाने के लिए, तो वो उसके जरिए वो काम करता है। तो सबसे पहले तो आपने आइज को क्लोज करके, ठीक है, राउंड शेप में घुमाना है अपनी आई बॉल्स को।
तो आपने यानी बॉल आइज क्लोज करके, हाँ आइज क्लोज करके आपने बॉल्स को घुमाना है क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। ठीक है, अब ये घूमती या नहीं घूमती है, लेकिन आपने घुमाना है, आपने घुमाना है। और आप जब घुमा रहे होंगे आपको पता चलेगा कि मैं घुमा रहा हूँ, और वो फील होता है, वो फील होता है। हाँ। ठीक है, उसके बाद अपने आई के विजन से, मतलब आई बॉल से आपने ट्रायंगल बनाना है, यानी यूं जा रही है, यूं जा रही है और यूं जा रही है, ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, और फिर उसको ट्रायंगल को रिवर्स भी करना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये उसके बाद इन्फिनिटी का साइन है ये। ये आपने बॉल्स, आई बॉल्स को यूं लेके जाना है और यूं इस तरह वापस लेके आना है। अब मैं तो इजीली कर सकता हूँ, आई डोंट नो कि बाकी मैं लगाओ भाई लगाओ। अरे देखिए, लेकिन मजा आ रहा ये है। मैं घुमाता हूँ तो मेरा बिल्कुल विजिबल नजर आता है कि मैं आगे घुमा रहा हूँ। हाँ हाँ, यस, तो इस तरह मैं इन्फिनिटी साइन भी बना लेता हूँ। अच्छा, तो आप जब बनाएं तो वो मतलब आपकी आईज सारे कॉर्नर्स में जब पहुंचती हैं तो बैलेंस कर लेती हैं खुद को। तो ये बहुत जरूरी है आपके विजन को बैलेंस दुरुस्त करने के लिए। और एक एक्सरसाइज ये भी है कि आप इस फिंगर को यहाँ से देखना शुरू करते हैं और दूर तक इसको यहाँ तक देखते रहते हैं, फिर इसको करीब लेके आते हैं और यहाँ तक देखते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बर्डन फील होगा, लेकिन वो आपकी आई विजन को अलाइनमेंट करने में बड़ा मदद देता है। अच्छा, ये बेहतरीन टिप्स हैं जिससे आपकी नजर बच सकती है, वो थकावट भी जो दूर हो सकती है, जिसको दूर करना लोग चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, जाहिर बात है कि आप एक और मसला, मैं मसलों पे आज आया हूँ, आज बहुत मसले मसाइल बहुत हैं और लोग आपको देख रहे हैं, खासकर खवातीन जो है वो भी आपको देख रही हैं इस वक्त। भाजी एक और चीज़, स्किन के हवाले से आपने बात की, आंखों के हवाले से आपने बात की, लेकिन बालों का मसला बड़ा आ रहा है। हाँ। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, खवातीन के भी झड़ रहे हैं, नौजवानों के भी झड़ रहे हैं। क्या उसका तरीक़ाकार हो सकता है कि यस ज़्यादा झड़ रहे हैं तो वो बच भी सकते हैं, और अगर ज़्यादा झड़े हैं तो वापस भी आ सकते हैं, ऐसा कोई उपाय वगैरह? देखें, सबसे पहले तो ये कि आपके जो सर का ब्लड फ्लो है ना वो अच्छा होना चाहिए, कि बालों को अगर ब्लड फ्लो अच्छा मिले तो बाल आपके अच्छी हेल्दी रहते हैं, उनको प्रॉपर ब्लड फ्लो मिलता रहता है। ठीक है। डाइट एक तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसी डाइट लें जिसमें आपको कैल्शियम मौजूद है। ठीक है, आपको बालों के लिए, ग्रोथ के लिए जो चीज़ें चाहिए। उसके बाद अंडा बहुत ज़रूरी है, बॉइल्ड या तला, कोई भी, अच्छा तला एनीथिंग, हाँ सब चलेगा। दूध, ठीक है, चीज़, मतलब इस तरह की जो कैल्शियम वाली चीज़ें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली ब्लड फ्लो के लिए मैंने आपको 2-3 पोजेस बताए, जिसमें डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज है। ठीक है, ठीक है, हैंड स्टैंड पोज है, रिवर्स बेंडिंग पोज है, मतलब जिसमें आपका सर नीचे है, बाकी बॉडी थोड़ी लिफ्टेड अप है। ठीक है। एक और है कि पलंग के ऊपर आप लेट जाएं, और ये आप पलंग के ऊपर लेटे और गर्दन को आपने पलंग से नीचे कर देना है, नीचे कर ली, यानी गर्दन पीछे रहेगी, ठीक है, बाकी बॉडी आपकी बेड पे रहेगी। नहीं, पीछे नीचे रह गई ना, आपने सीधा लेटना है। ठीक है, ये मैं सीधा लेटा हूं, और ये मेरा सर है। ओके, सर को मैं बेड से नीचे कर दूंगा, बाकी बॉडी ऊपर है। हाँ, ठीक है, ताकि सर के सारा ब्लड, यानी आप स्ट्रेट लेटेंगे, उल्टा नहीं लेटेंगे? नहीं, सीधा। अच्छा, ऐसे करके, हाँ, यस। तो ये रिवर्स में चला जैसे हम जिम में करते हैं। एग्जैक्टली। तो वो आपका जिम में हमारा जिस तरह बेंच के ऊपर यूं लेट जाते हैं, वो भी इसीलिए कि ब्लड फ्लो अच्छा हो। तो घर में आप बेड के ऊपर लेट सकते हैं, या आप वॉल के साथ लेट के टांगे ऊपर कर सकते हैं वॉल के साथ, तो आपका ब्लड जो है वो आता रहेगा। डरेबाजी, बड़े मजे मजे के टिप्स का सिलसिला जारी है, मुफ्तों में आपको मिल रहे हैं, अप्लाई करेंगे तो भैया बेहतर होंगे। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। और फिर खुशामदीद आपको कहते हैं, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जो बात हम कर रहे थे बालों के हवाले से मेरे ख्याल में थी, तो उस पर आपने ये बात की कि भैया आप ये खुराक करेंगे, खुराक और ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो। अच्छा, एक चीज़ मैं उसमें बताना भूल गया, योगा फॉर हेयर। योगा बाकी सब चीज़ों के लिए, लेकिन बालों के लिए भी एक है। अब सोच रहा हूँ बालों का क्या करें। एक तो मैंने आपको जो बताया कि आप जो है वो ये यहाँ पे वो उसको करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपकी एक कनपट्टी है, ठीक है, अच्छा, जो लिंक है, इसको भी आप, अच्छा ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके। ये एक तो ब्लड फ्लो को अच्छा करेगा और आपको रिलैक्स करेगा। दूसरा ये टैपिंग वाला है, ये इसके लिए भी है, आपके बालों के लिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके ये नेल्स की जो बैक साइड है। अच्छा, मैं जब हम गांव में होते थे ना, हमारे गांव में एक मिथ थी कि लड़ाई होती थी ना, झगड़ा किसी पड़ोस में, तो हम ऐसे से करते कि लड़ाई और बढ़े। अच्छा, इसका फायदा ये है, ये बेसिकली आपके बालों के लिए, ये लड़ाने के लिए नहीं लड़ाने के लिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है लड़ाने से। लेकिन इसका फायदा में हुआ, हम लोगों की लड़ाई करते थे और शायद में एक्सरसाइज होती थी। बिल्कुल। तो ये जब आपको जब भी टाइम मिले, ऑफिस में बैठे हैं, 2 मिनट 3 मिनट है, आप दिन में 2-3 दफा ये कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका स्टैटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपके बालों के लिए, बिकॉज ये भी कैल्शियम से ग्रो कर रहे हैं आपके नेल्स। यस, और आपके बाल भी। आपने देखो कि छोटे बच्चों के बाल बहुत बड़े हो जाते हैं जल्दी, नेल्स बहुत बड़े हो जाते हैं, बिकॉज वो दूध पी रहे होते हैं। अच्छा, तो दूध बहुत कैल्शियम से लिंक्ड है सारा, लिंक्ड है। ये सारा
कैल्शियम से उसका फायदा यही Yes. है, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अच्छा, जो बात हम कर रहे थे कि जिंदगी बड़ी मसरूफ हो गई, बहुत ज़्यादा। बहुत मसरूफ हो गई, टाइम नहीं है, काल नहीं को हाँ। बाद में उठा लेंगे, बाद में जाते जाते रात हो जाती है, आपको पता है बेचारा सो गया इंतजार करते करते। एग्जैक्टली। क्या समझते हैं, क्या किया जा सकता है? पाजी सबसे पहले तो खुद को आप मी टाइम दें। मी टाइम मतलब मेरा टाइम। मेरा टाइम भाड़ में जाए दुनिया। पूरा साल है 365 दिन है, क्या 365 में से 5 दिन हम अपने लिए नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है जो कि अभी पाकिस्तान में नहीं आया, वेलनेस रिट्रीट। ठीक है, एक होता है रिट्रीट मतलब कहीं आप जाएं घूम फिर के आ जाएं, एक है वेलनेस रिट्रीट यानी खुद को एंजॉय भी करना है और हेल्दी भी करना है, वेलनेस की रिट्रीट होगी। ठीक है। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपने 5 दिन की एक रिट्रीट प्लान कर ली। फॉर एग्जाम्पल मैं भी प्लान करूं कि अभी रिट्रीट प्लान करूं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको अपने साथ लेके जाऊं। ठीक है। किसी भी सीनिक प्लेस पे चला जाऊंगा, करीब है तो नथिया गली चला जाऊंगा, मरी के कुछ साइड हब्स में चला जाऊंगा, स्वाद चला जाऊंगा, नारायण कागान चला जाऊंगा। कोई ऐसी जगह लूंगा जो पीसफुल हो, रिलैक्सिंग हो, नेचर के करीब हो, ये हसल बसल से दूर हो। नंबर 1 कहता है मैं मुशकपुरी चला जाता हूँ। ठीक है, ले जाते हैं। हाँ, इसको ले जाते हैं। तो एक 5 दिन की आपने प्लान कर ली, 2 दिन आपके ट्रेवल में निकल गए, जाना और आना, 3 दिन बच गए। 3 दिन में आपने अपनी वेलनेस को इम्प्रूव करना है। योगा, मेडिटेशन, ठीक है, लाफ्टर थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, वाटर थेरेपी, ठीक है, साउंड थेरेपी, ये वो सारी थेरेपीज हैं जो आपने उस रिट्रीट में करनी है। नंबर 1। सेकंड, आपकी गट हेल्थ मतलब आपकी आंतों की सेहत। गट हेल्थ, आंतों की सेहत, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, सैलेड्स हो गए, आपका बैलेंस डाइट हो गई, राइस हो गए जो उस फॉर्मूले पे पके हों यानी बॉयल किस्म के हो गए, मीट भी उसके अंदर शामिल है, उसके अंदर अंडे भी, सब कुछ है, लेकिन उस कैलिबर का है जिसमें आपने खाना है, वो वाली फ्राइड। तो इसे कंप्लीट कहते हैं वेलनेस रिट्रीट। ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में 5 दिन की एक वेलनेस रिट्रीट पूरे साल में जरूर प्लान करें। आई एम श्योर कि वो पूरे साल आपको एनर्जाइज रखें, यानी पूरा साल आप एक्टिव रहेंगे। अच्छा, अब आपको देख के जाहिर बात है कि नाज़रीन भी ये सोच रहे, मैं भी सोच रहा हूँ कि आप क्या जिम शिम करते हैं, क्या करते हैं, ये इतने स्लिम स्मार्ट, ना कोई भाई आलू जैसा पेट। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है ना बाजी। सो क्या तरीका हो सकता है ये अपने आप को इसी तरह स्लिम स्मार्ट बनाने का? आलू जैसे पेट से मुझे याद आया, आलू ने एक दफ़ा कहा कि आज मैं आलू हूँ, हाँ, तो तुम मेरी कदर नहीं करते। हाँ, कल मैं फ्रेंच फ्राई बन जाऊंगा तो तुम्हें बहुत याद आऊंगा। तो वो है कि आलू से फ्रेंच फ्राई का सफर है ये। फ्रेंच फ्राई भी आलू का ही हिस्सा है, लेकिन वो सब पसंद करते हैं। सब पसंद करते हैं बिकॉज वो इन शेप है, अट्रैक्ट करता वो है, शेप में है। यस। तो अब ये है कि उसमें शेप में आने के लिए मैं पर्सनली मैं जिम नहीं जाता। अच्छा, ठीक है, जिम कभी मैं उस तरह गया भी नहीं, लेकिन मैं पावर योगा करता हूँ। पावर योगा अगर आप कर रहे हैं तो आपको जिम की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो कैसे? पावर योगा ये करता है कि पावर योगा आपकी बॉडी को पावर देता है, इम्यूनिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, जो आप जिम से लेते हैं। ठीक है। हाँ, मसल गेनिंग इज समथिंग है। मसल गेन अगर आपने करना है तो फिर आपको बॉडी जाना होगा, बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग या जिम जाना होगा। अगर आप स्ट्रेंथिंग करना चाह रहे हैं, खुद को अपनी बॉडी को एलिंगुएट करना चाह रहे हैं, रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, तो आप योगा करें। योगा की बेस्ट चीज़ ये कि कोई टाइम की कैद नहीं, कोई स्पेस की कैद नहीं, कभी भी कहीं भी कुछ भी पोजेज आप कर सकते हैं। सुबह, शाम को। मैंने इवन अब कुछ टाइम रखा कि मैं अपने ऑफिस में कर लेता हूँ। अच्छा, ऑफिस की टेबल है, टेबल पे मैंने कुछ बेंच प्रेस कर लिए। ऑफिस का जो सोफा है या चेयर है, वहां पे मैंने ये वाली एक्सरसाइजेस कर ली जो अभी आपको बताई है। अच्छा। योगा मैट मैंने रखा होता है ऑफिस में, साइड मैट खोला, फ्लोर पे बिछाया, 15 मिनट का योगा कर लिया। अच्छा, दैट्स ऑल। हर ब्रेक आपकी पूरे दिन में जरूर होती है, 1 घंटे की हर ऑफिस में ब्रेक होती है। तो उस 1 घंटे में अगर आप 15 मिनट का योगा कर लें, 45 मिनट्स में अपना लंच या आपने जो करना है खाना वगैरह, अच्छा, वो आप एक चीज़ के लिए जो आप काफ़ी फेमस भी हैं और आपकी वीडियोस भी आ जाती हैं मार्केट में, वैसे भी कहीं ना कहीं, वो है लोगों को हंसाना। वैसे लोगों को रुलाना बड़ा आसान काम है, दुख देना, तकलीफ में मुब्तला करना, लोगों को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये काम भी आप करते हैं, तो क्या उसे कहते हैं? लाफ्टर थेरेपी। पाजी, ये है लाफ्टर थेरेपी। अच्छा। बेसिकली बहुत अच्छी फिलॉसफी है पाकिस्तान में, इट्स अपकमिंग ट्रेंड अभी आ रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए आ रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को अपना रहे हैं। जो लोग बाहर से पढ़ के आए या फॉरेनर्स पाकिस्तान के अंदर है, वो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली एक मैंने वेलनेस रिट्रीट करवाई जिसमें पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर्स इन्वाइटेड थे। वाओ। मतलब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो खुद उस वेलनेस रिट्रीट में आए हुए थे। तो उनके लिए मैंने म्यूजिक थेरेपी,
फन योगा, अच्छा। डांस थेरेपी और लाफ्टर थेरेपी करवाई। तो जो उनको बहुत पसंद आई और पूरे पाकिस्तान से उनके रिस्पॉन्सेज आए कि बहुत अच्छा था। अच्छा। तो लाफ्टर थेरेपी बेसिकली ये कि वो आपके ब्लड को पंप कर देती है थ्रू लंग्स। हम जब हंसते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में वो लाफ्टर, यानी वो ऑर्गन जो हैं उस खुलते एक्टिव रहते हैं। एग्जैक्टली रहते हैं। एग्जैक्टली। अब हम बैठे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, और अगर हम रैपिड ब्रीदिंग लेंगे तो भी अलग है, और अगर हम अपने ऑर्गन्स को पंप कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो उसके लिए वो करते हैं। इसीलिए जापानीज टेक्निक भी यही है कि जो लोग स्ट्रेस एंजाइटी, मेरे ख्याल में वहां पे एक बिल भी हो चुका है कि भाई आपने हंसना लाजमी है। एग्जैक्टली। हाँ। तो आपने स्ट्रेस एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो इनके मरीज हैं उनके लिए सुबह सुबह एक लाफ्टर थेरेपी का साइकिल होता है। सारे इस सर्कल में साथ खड़े होते हैं। बुखारी जैसे हंसना ना आए तो फिर क्या किया जाए? वो फिर दूसरों को देख के हंसे। अच्छा, ठीक है। अब जिस तरह मैं हूं, आप हैं, 5-6 लोग, दूसरों को भी बाजी देख के हंसी ना आए तो फिर आपके पास क्या तरीका है? फिर उसको पालो लम्या दिल लाल अच्छा, उस प्रैक्टिस पे आते हैं जो नहीं हंसते हैं। हाँ। जो कहते हैं पैदाइशी उनके माथे पे 12 बजे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसी होता है। देखिए, ये लाफ्टर थेरेपी बना ही उन्हीं के लिए कि उनको आम जो जिस तरह हम और आप, हम लोग हंसमुख लोग हैं, हम तो वैसे ही हंसते रहते हैं। ठीक है। तो पूरा जो दिन नहीं हंसते उनके लिए है। तो सर मैं चाहता हूँ कि अप्लाई करें फिर। उनको करते हैं, उनको एक सर्कल में हम खड़ा करते हैं। ठीक है, खड़े हो गए और वो इनहेल करते हैं। अच्छा, मेरा कैमरामैन वैसे ही हंस रहा है। अच्छा, इसमें ये आई एम श्योर अब जितने लोग आपके स्टूडियो में बैठे होंगे या जो लोग हमें ठीक है टीवी के उस पार देख रहे हैं वो सब हंस रहे होंगे। तो ये हंसी बहुत जरूरी है। यानी वो देख रहे हैं कि भैया दोनों पागल हो गए हैं। हाँ। और तो क्यों ना हम भी पागल हो के जाएं? हंस रहे हैं तो हम भी पागल और हो वो भी जाते हैं। देख के पागल ओके हंस के हम भी पागल। कुछ तो पाजी ये होता है ना, रिजर्व रहते हैं कि हम हंसेंगे तो बुरे लगेंगे या लोग क्या कहेंगे। तो जब वो देखते हैं सब हंस रहे हैं तो वो भी हंस जाते तो वो भी हैं। हंसना तो ये शुरू हो बेसिकली उनके लिए कि सबको हंसाने के लिए आपने एक लाफ्टर क्रिएट करना है, मुख्तलिफ सिचुएशन क्रिएट करनी है, तो उसमें फिर हंसते हैं और आपका ब्लड फ्लो एक्टिव हो जाता है। यानी ये हंसना, मुस्कुराना, मुस्कुराहट की भी बहुत ज्यादा फायदा है। जी, जाहिर बात, आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो क्या उसे कहते हैं, वो खुशी वाले हार्मोन्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके अंदर नेचर ने डाली है, लेकिन हम एक अलग खोल में रहना पसंद करते हैं कि हाय मैं हंस गया या मैं खुल के हंस गया, पता नहीं क्या सोचेंगे। बाहर में जाए दुनिया। एग्जैक्टली। अगर आप ठीक नहीं है, आपकी तबीयत सेट नहीं है, आप अंदर से परेशान है, मसाइल के घेरे हुए हैं, तो भाई साहब आपका ये सोबरनेस, ये सारी चीज़ आपको काम नहीं आना। और ग्रेजुअली पाजी ऐसा होता है कि ऐसे लोगों से लोग ना ग्रेजुअली वक्फा करते करते दूर हो जाते हैं। तो हंसमुख लोगों को हर कोई पसंद करता है। वो कहते हैं ना कि हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाए। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है। मुस्कुराते रहिए बुखारी साहब, आप मुस्कुराना भूल जाते हैं सुबह सुबह के टाइम। सो ये एक तरफ तो पाजी गुफ्तगू बड़े मजे की भी हो रही है, फिर मुख्तलिफ किस्म के टिप्स जो है वो भी आप बता रहे हैं। अब आते हैं गर्दन की ओर। हाय, गर्दन अकड़ गई है भैया, क्या करें? हाँ, दर्द ही दर्द हो रहा है, ऐसे बैठे हैं जैसे रोबोट। एग्जैक्टली सकता है। देखिए, गर्दन का ये कि हम अपने या तो फोन में लगे रहते हैं, ठीक है, या फिर हम लैपटॉप में लगे रहते हैं। एक तो हमें पता भी है कि फ़ोन को यूज़ करना यूं बहुत ख़तरनाक है। ठीक है। मतलब ये 10 kg, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 उतना kg अगर आप यहाँ पे यूज़ करें तो 10 kg का बर्डन आप अपने सर पे डाल रहे हैं। ओहो, अच्छा। फ़ोन पे तो 10 kg का ये बर्डन आपके ऊपर आ रहा है। तो असल तरीका फ़ोन को यूज़ करने का ये है। ठीक है। और कुछ लोग इसके लिए स्टैंड भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर आप यूँ यूज़ करें, कोई या टेक लगा के आप यूज़ कर लें। हाँ। अगर आप स्ट्रेट बैठ के यूं भी यूज कर रहे हैं ना तो भी आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि विजन आपका डिस्टर्ब हो रहा है। वो आपकी आईज जो है वो उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो बेहतर तरीका है कि आप यूं यूज करें। ठीक है। और अगर आपने थोड़ा रिलैक्स करना है तो आप इस तरह लीन बैक करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तो अपने पोस्चर को ठीक रखना है। लैपटॉप को मैंने आपको बताया कि आप लिफ्टेड स्क्रीन यूज करें ताकि आपका ये नेक, यानी वो ज्यादातर आपको झुकना ना पड़े। हाँ, झुकना ना पड़े। तो आपका पोस्चर हमेशा सीधा 90 डिग्रीज में रहना चाहिए। थर्ड, अब इसकी एक्सरसाइज क्या करें? अब दर्द हो चुका है, अब क्या करें? तो आपने नेक रोटेशंस करनी है। कुछ लोग जब कर रहे होते हैं इतने से बाद तो वो अंदर से कड़ाके निकलते हैं, तो कहते हैं यार ये तो कभी हिला ही नहीं हमने। जंग निकल आ रहा है। हाँ। तो सबसे पहले तो आप पूरी साइड्स पे आपको क्रैकिंग फील होगी, तो आपने 10 टाइम्स ये करनी है। ठीक है।
क्लॉकवाइज और फिर 10 टाइम्स आपने करनी है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो आपको क्रैकिंग अंदर फील होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक चीज। नंबर 2, एलोंगेट नेक, यानी और ये एक मिनट, ये जो आप आगे जा रहे हैं, क्या ये रेगुलर बेसिस पे करें तो इसका बहुत फायदा है? जी जी जी, आपको ये नेक के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। नहीं होंगे? आपको जो टी एरिया, हमारा टी एरिया, इसमें जो दर्द शुरू होता है पीछे, वो नहीं होगा। आपको ये नेक के प्रॉब्लम्स, इसमें ये है कि हम जो शोल्डर फ्लिप्स कर रहे हैं बैक 5 टाइम्स और फ्रंट 5 टाइम्स, ये भी आप कर सकते हैं बिकॉज ये आपके टी एरिया के साथ लिंक है। ठीक है। एक, हाँ। दूसरा मैंने बताया एलोंगेट नेक, यानी ये अच्छा, ये पूरा बतख बनना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो आप क्लासिकल हम रक्स किया करते हैं ना, ये उसका है। अब ये भी है राइट और लेफ्ट, ये तो 5 टाइम्स आपने ये कर लिया और 5 टाइम आपने ये कर लिया। अच्छा, और 5 टाइम आपने इसको यूं आगे स्ट्रेच करके ऊपर कर लिया। अब इसका फायदा ये है कि एक तो आपका नेक स्ट्रांग हो जाएगा, सेकेंडली जिन लोगों को डबल चिन का प्रॉब्लम होता है, अच्छा, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। डबल चिन रिलैक्स होते होते खत्म हो जाएगी, यानी वी शेप आपकी तरह एग्जैक्टली फेस बन जाएगा। फेस कट्स। और कुछ लोगों को ये होता है कि उनको होता है कि मेरे फेस कट्स बन जाए, यानी ये जो जॉ लाइन होती है ना, वो डेवलप करने के लिए, उसके लिए कि ये पोजीशन है ये, अच्छा, ये आपने, यानी ये आपके ये चीक बोन को आपने पकड़ लिया यहाँ से और इसको आपने ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लिया। अच्छा, ऐसे, यानी दोनों हाथों से अगर आप करें तो यूं होगा। अच्छा, ऐसे करके ये आपने यानी इस बोन को कर लिए तो आपका ये जो बोन है ना, अच्छा, जॉ मसल्स, ये विजिबल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, यानी जो आप बहुत सारे लोग, अच्छा एक और चीज़ भी आई है, वो यानी आप देखते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे मुंह बनाना, पता नहीं वो इस किस्म की, तो उससे भी फ़ायदा बहुत हो जाता है मेरे ख्याल में, वी शेप आ जाते हैं, बड़े से मुंह बनाने होते हैं भैया। लेकिन आज जो आपने मुंह बनाया और जिस तरीके से आपने हमें टिप्स दिए, बड़ा मज़ा आया। लास्ट में क्या पैगाम देंगे भैया? सर टिप यही है कि खुश रहें, और खुश रहने की ज़रूरी है कि हेल्दी रहें, और हेल्दी रहने के लिए आपको अपनी रूटीन को सेट करना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। द बेस्ट पार्ट इज़ जो भी करें दिल से करें, खुशी से करें, और दूसरे अपने लोगों की भी उसी कंट्रीब्यूशन ऐसे डालें कि अगर आप खुद फिट रहना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट सोसाइटी से कुछ लोगों को भी फिट रखने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया जी, मज़े मज़े की गुफ्तगू रही। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुफ्तगू पसंद भी आएगी और आप अप्लाई भी करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर भैया भालू ही बन जाना है। बहरहाल, हम आपसे लेते हैं इजाज़त और नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।